हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज हम अंग्रेजी भाषा के शास्त्रों में जिसे मॉडल कहा गया है उसे शास्त्रार्थ पढ़ने वाले हैं। जैसा हमें मालूम है आपको और हमको कि जितनी भी परीक्षाएं हैं अंग्रेजी विषय से संबंधित, वो आपका आरपीएससी करवा रहा हो, चाहे आरएएस की परीक्षा हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, ग्रेड 1 हो, ग्रेड 2 हो या ग्रेड 3 हो, या अधीनस्थ बोर्ड की पटवारी या वीडियो का जो अब 2 नवंबर को परीक्षा होने वाली है, सभी के हिस्से में ये टॉपिक है और सभी के लिए इम्पोर्टेंट नज़र आता है और अलग अलग लेवल से इसे देखा जाता है। तो आज हम इसे जीरो से एडवांस लेवल तक इस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आरपीएससी का जो बदलता हुआ पैटर्न हमें नज़र आ रहा है, तो 19-20 चीज़ें किसी छोड़ने की गुंजाइश को ना रखते हुए आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक को पढ़ने में। तो एक एक करके मैं जैसे बताता हूं हर क्लास में, अपनी कोशिश ये रहेगी कि कोई चीज़ आई क्यों है और उसका रीज़न क्या है। देखिए, भाषा की एक ख़ास बात हुआ करती है, वो कठिन से सरल की तरफ बढ़ती है। वो भाषा है पहले फंक्शनल नज़र आती है, नेचुरल नज़र आती है, मगर एक वक्त के बाद जब उसके नियम, कानून, कायदे, रूल, रेगुलेशन देखे जाते हैं तो वो फॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ती है। और जब जब आप लोग किसी एक कैटेगरी से ग्रामर को पढ़ने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नेचुरल तरीके से ही ग्रामर पढ़ते हैं, जैसे मॉडल को पढ़ता आया जाता है सकना, संभव, इन सब चीज़ों के साथ, तब भी समस्या है। और अगर आप सिर्फ रूल बेस पे ग्रामर को पढ़ते हैं तब भी समस्या है, क्योंकि लैंग्वेज है वो दो चीज़ों से मिल के बना करती हैं। आज हम उसी के ऊपर पूरी चर्चा करने वाले हैं। अपना नाम है मॉडल ऑक्सिलियरीज, या सेकेंडरी ऑक्सिलियरी भी इन्हें कहते हैं, या डिफेक्टिव वर्ब्स के नाम से भी जाना जाता है। तो एक एक चीज़ करके लिंक करके इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं क्लास की। मॉडल ऑक्सिलियरीज है क्या चीज़, इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहां लिखा है मॉडल, आगे लिखा है ऑक्सिलियरीज, और जो पुरानी बात अपन ने की थी सेकेंडरी ऑक्सिलियरीज और डिफेक्टिव वर्ब, इसके ऊपर समझते हैं। मॉडल है, ये लैटिन भाषा के मॉडस से बना है। अंग्रेजी पे इन्फ्लुएंस है, जैसे हिंदी पे संस्कृत का रहा है, वैसे अंग्रेजी पे लैटिन का, फ्रेंच का बहुत ज्यादा एक तरह से डोमिनेंस रहा है। मॉडस से बना है। फिर ये धीरे धीरे जैसे जैसे अंग्रेजों को किन्हीं लोगों ने कॉलोनाइज किया, तो ये फ्रेंच लोग जो आता है, फ्रेंच कबीले के लोग आते हैं, वो इस मॉडस को मोड बोलना शुरू करते हैं। मोड का मतलब अपनी भाषा में ढंग से है, तरीके से है, और इसी से मॉडल बनता है। ये मॉडल करता क्या है? मॉडल है कोई एक्शन जब हमें नजर आ रहा है, वर्ब का काम क्या है, वो एक्शन बता रही है, कोई काम होने को बता रही है। उस होने में किसी चीज का फ्लेवर ऐड होता है, उस होने का एटीट्यूड पता चलता है, उसमें पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, हजार तरीके की चीजें, एटीट्यूड दिखता है, तब उस फ्लेवर को मॉडल कहा जाता है। तो मॉडल मॉडलिटी की बात करते हैं, एटीट्यूड की बात करते हैं, फ्लेवर की बात करते हैं। अगला नाम आपको दिख रहा होगा ऑक्सिलियरी। ये भी लैटिन के ऑक्सिलेरियम से आया है। आगे ये फ्रेंच में ऑक्सिलरी और फिर ऑक्सिलियरी वर्ब बनता है अंग्रेजी में। इसका मतलब, इस ऑक्सिलेरियम का मतलब है किसी चीज की सहायता करना। तो ऑक्सिलियरी वर्ब क्या है? जो आपकी मेन वर्ब है उसको सहायता देती हुई नजर आती है, तो ये सहायता वाला काम ऑक्सिलियरी करती है। तो इन्हें मॉडल, अब ऑक्सिलियरी क्यों बोला जाता है, क्या रीजंस हैं, इसको अपन एक एक करके समझते हैं, और फिर अपन अपने मॉडल की तरफ, जो मेन टॉपिक है अपना, कहां कहां कौन सी मॉडल का यूज कर सकते हैं, उसकी तरफ बढ़ेंगे। पर जैसे मैंने कहा, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले, जब किसान खेती करता है तो पहले उसकी जमीन तैयार करता है। तो हमें कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसकी जमीन तैयार करनी जरूरी है। तो शुरुआती ये चीजें बताने का पर्पज, इस मॉडल नाम के टॉपिक की जमीन तैयार हो रही है। अब अपन आगे बढ़ते हैं।
मॉडल ऑक्सिलियरी में आगे की तरफ जाते हैं। जैसे मैंने कहा, भाषा है वो फंक्शनल कैटेगरी से फॉर्मलाइजेशन की तरफ हमेशा बढ़ती हुई नजर आती है। वो आपकी हिंदी हो, वो आपकी उर्दू हो, वो आपकी अंग्रेजी हो, शुरुआत भाषा की नेचुरल हुआ करती है, फिर ये फॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ती है, लॉजिकल सिस्टम की तरफ बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? ये लॉजिकल सिस्टम जो भाषा का बनना शुरू हुआ, इसको डोमिनेंस दिखा, ये आपको 20वीं सदी के मध्य में दिखेगा, इन द मिड ऑफ 20th सेंचुरी। कारण क्या था? वहाँ एक तो स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद का दौर था। संरचनावाद में हर एक चीज़ को उधेड़ के खोल के समझा जाता है, हर एक चीज़ का स्ट्रक्चर ढूंढे जाते हैं। और दूसरा, नॉम चॉम्स्की नाम का एक बड़ा स्कॉलर जो कोशिश करता है कि भाषा को किस तरीके से अपन स्ट्रक्चरलिज्म या इस अध्ययन से भी परे ले जाके समझ सकते हैं। ये फॉर्मलाइजेशन पे बात होती है। इस फॉर्मलाइजेशन के बाद भाषा में वापस इसी नेचुरल फ्लो का वापस से जिक्र आना शुरू होता है 60-70 के बाद से, पोस्ट मॉडर्न दुनिया में। वो अपना काम नहीं है, मैं समझाने के तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब मॉडल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जैसा कहा, मॉडल है वो एक ऑक्सिलियरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलियरी जिसे कहा गया है। अब ये मॉडल ऑक्सिलियरी समझने से पहले हल्का सा अपन को वर्ब के बारे में समझना जरूरी है। अगर वो समझ में आ रहा है तो अपन मॉडल को भी कायदे से डील कर लें, क्योंकि हर जगह ये चीज अपन को दिखती हुई नजर आएगी। पीछे जो मैंने फंक्शनल और फॉर्मलाइजेशन की बात बताई है, जब अपन टॉपिक को डीप ढंग से पढ़ना शुरू करेंगे तब भी बार बार उन चीजों का जिक्र आएगा। तो जैसे मैंने कहा, जमीन तैयार हो रही है। ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, नाम से पता चल रहा है ऑक्सिलेरियम से बना शब्द जो सहायता करता नजर आ रहा है वर्ब की, वो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा होता है लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है? ऑक्सिलरी वर्ब क्लोज्ड क्लास कैटेगरी की वर्ब है। क्लोज क्लास कैटेगरी कैसे है ऑक्सिलरी वर्ब की? ये अपने सॉरी, ये हैं, ये सीमित हैं, इनका ऑक्सिलरी वर्ब है, इन्हें अपन गिन सकते हैं, इनकी सीमा है। लेक्सिकल वर्ब ये ओपन क्लास का हिस्सा है, ये असीमित है, इनकी सीमा नहीं है। जैसे अपने पास बहुत सारी वर्ब हैं, गो है, ईट है, प्ले है, और भी इनके अंदर फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, रेगुलर, इररेगुलर, कई तरीके के वर्ब अपन को दिखते हैं। तो अपन ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे थे, और मॉडल है वो ऑक्सिलरी का हिस्सा क्यों है वो भी अब इसी के थ्रू समझ रहे हैं अपन। अपने पास अंग्रेजी में ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 28 है, 28 ऑक्सिलरी वर्ब हैं, जिसमें 24 तो फाइनाइट हैं और 4 नॉन फाइनाइट हैं। 24 फाइनाइट का मतलब है ये ऐसी वर्ब हैं 24 जो अपने साथ टेंस का संपर्क रख रही हैं, जो एक तो टेंस्ड है, दूसरी उनका इन्फिनेटिव वगैरह, उनका जिरंड, उनका पार्टिसिपल में नहीं दिख रहा है यूज, हमें दिख रही कहाँ है? अपने आप हमें टेंस के साथ कॉन्कर्ड नजर आ रही हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इनके साथ नजर आ रहा है। और दूसरी वर्ब 4 है, वो नॉन फाइनाइट हैं, इनमें अपन को टेंस नजर नहीं आएगा, इसलिए इन्हें फाइनाइट नॉन फाइनाइट कहा है। अब इन 28 और 4 को समझते हैं, यही अपना मॉडल है वो छुपा हुआ बैठा है। ऑक्सिलरी वर्ब जैसे मैंने लिखा है 24 है, इन्हें प्राइमरी ऑक्सिलरी कहा गया है। प्राइमरी ऑक्सिलरी ये कौन कौन सी हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी 3 वर्ब हैं, इनके अलग अलग हिस्से हैं। जैसे बी वर्ब है, बी का इज एम आर प्रेजेंट में है, वॉज वर्ब फ्यूचर में है, हैव वर्ब है, हैज हैव प्रेजेंट में है, हैड पास्ट में है, वॉज वर्ब पास्ट में है, डू डज है प्रेजेंट में है, डिड है पास्ट में है। तो ये अपने पास टोटल 11 वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं, सहायक क्रियाएं 11 ये हुई, और 13 सेकेंडरी ऑक्सिलियरी हैं जिन्हें अपन ने कहा है मॉडल्स। ये इनकी संख्या 13 है, जिसमें कैन भी है, कुड भी है, मे भी है, माइट भी है, विल भी है, वुड भी है, शैल भी है, शुड भी है, मस्ट है, ओट टू है, नीड है, डेयर है, ये सारी वर्ब। कुछ एक का इनमें पास्ट की टेंडेंसी भी रखती है, और कुछ है वो पास्ट की टेंडेंसी नहीं दिखती हुई नजर आएंगी। तो इन सब के ऊपर अपन बात कर लेते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ये कहा कि 24 वर्ब हैं, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं ये फाइनाइट नजर आ रही हैं। बाकी जो अपने पास 4 हैं वो नॉन फाइनाइट हैं। वो नॉन फाइनाइट क्यों हैं? उनमें अपन को टेंस नजर नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा समझते हैं। 4 जो कौन सी हैं जिनमें टेंस नजर नहीं आता? बी है, बीइंग है, बीन है और हैविंग है। इनको अपन एग्जाम्पल से एक बार समझ लेते हैं, और ये समझने पे अपन को मॉडल और ज्यादा तरीके से समझने आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, यहां वॉन्ट है, ये आई के साथ सब एग्रीमेंट भी कर रहा है और इसमें टेंस भी नजर आ रहा है। अगर यहां ही होता तो वॉन्ट्स हो जाता, एग्रीमेंट नजर आ रहा है। टू बी है, ये यहां इंफिनिटिव का काम कर रहा है, टू के साथ बेस फॉर्म नजर आ रही है, इसमें कभी भी टेंस अपन को नजर नहीं आता है। शी इंजॉयज बीइंग प्रेज्ड, उसे पसंद करवाना पसंद है। कोई उसे पसंद करे, तारीफ करे, उसे ये चीज पसंद है। तो इंजॉय के साथ आपको टेंस नजर आएगा, बीइंग में आपको टेंस नजर नहीं आएगा। ही हैज बीन सिक फॉर ईयर्स, वो कई दिन से बीमार है। हैज के साथ टेंस है, बीन के साथ आपको टेंस नजर नहीं आएगा। हैविंग बीन इनवाइटेड, आई अटेंडेड द सेरेमनी, बुलाने पे उसने सेरेमनी को अटेंड किया। यहां भी आपको हैविंग है, हैविंग बीन है, यहां पे आपको टेंस नजर नहीं आएगा। अटेंडेड के अंदर टेंस नजर आ रहा है। ये क्या चीजें होती हैं? एक्चुअल में इनको फॉर्मलाइज्ड ग्रामर में रूल बेस्ड तरीके से देखें तो इनको 2-3 नाम से पुकारा जाता है। वो नाम क्या है? 2+ बेस फॉर्म है, उसे इंफिनिटिव बोला जाता है। पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म जहां ईडी फॉर्म नजर आ रही है आपको, वो टेंसलेस वर्ब है, उसमें टेंस नहीं दिखेगा आपको। प्रेजेंट में आईएनजी, बीइंग है, प्लेइंग है, ये वर्ब नजर आ रही हैं, उनमें आपको टेंस नजर नहीं आएगा। जब वर्ब है वो नाउन का काम करने लग जाए आईएनजी फॉर्म के साथ, तो उसे अपन जिरंड की कैटेगरी में रखते हैं, तो वो जिरंड भी यहां पे टेंसलेस कैटेगरी में माना जाता है। इस चीज को थोड़ा सा और देख लेते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई वॉन्ट टू गो और आई गो टू स्कूल, 2 सेंटेंस हैं यहां पे। तो आई वॉन्ट टू गो के अंदर वॉन्ट है, ये अपन को टेंस नजर आ रहा है। टू गो है, ये यहां इंफिनिटिव बन गया है, तो ये क्या होगी? टेंस लेस होगी, टेंस नहीं होगा टू गो के साथ। आई गो टू, ये गो आई के बाद आ रहा है, इस गो में टेंस नजर आएगा अपन को। ही लाइक्स गोइंग टू द पार्क, ही लाइक्स है, टेंस नजर आ रहा है। यहां गोइंग है, ये पार्टिसिपल बनता हुआ दिख रहा है, यहां अपन को टेंस नजर नहीं आएगा। गोइंग है, यहां नाउन की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहां पे अपन को टेंस नजर नहीं आएगा। ये यहां जिरंड भी दिख रहा है अपन को, तो यहां टेंसलेस इसे माना जाएगा। दे हैव गॉन टू स्कूल, ये पास्ट पार्टिसिपल की तरह दिख रहा है। गॉन है, ये थर्ड फॉर्म जिसे कह रहे हैं अपन, इसके अंदर अपन को टेंस यहां नजर नहीं आएगा। हैविंग गॉन देयर, ही अंडरस्टूड, वहां जाने पर वो एक कोई चीज उसे समझ में आ रही है। यहां हैविंग है, ये भी टेंसलेस है। तो मेरा कहने समझाने का मतलब यहां पे इतना ही है कि फाइनाइट वर्ब टेंस के साथ नजर आ रही हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब हैं, ये टेंस अपने साथ नहीं रखती हैं। ये अपन ने बात करी थोड़ी सी। अब इससे बात अपन को साफ तौर पे जाहिर हो रही है, वो क्या है? मॉडल क्या है? मॉडल अपने साथ टू नहीं लेता। कभी आप टू कैन नहीं कहोगे, कभी आप कैनिंग नहीं कहोगे, कभी आप कैंड नहीं कहोगे। यानी कि ना तो इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ना इसका पास्ट पार्टिसिपल है, ना इसका जिरंड है, ना इसका इन्फिनिटिव है। इस वजह से अपन को ये फाइनाइट वर्ब नजर आ रही है। तो यहां अपने सवाल का जवाब है कि मॉडल है वो ऑक्सिलियरी है। अब सवाल ये उठता था कि इसे अपन ने फाइनाइट वर्ब क्यों कहा था? तो फाइनाइट वर्ब का जवाब है मॉडल ना तो इन्फिनिटिव है, ना जिरंड है, ना पार्टिसिपल की तरह नजर आ रहा है, ना परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह अपन को नजर आ रहा है। तो यहां क्या है? मॉडल क्या है? एक तरह से अपना मॉडल क्या दिख रहा है अपने पास? फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में।
अब इन्हीं मॉडल को डिफेक्टिव वर्ब भी बोला जाता है। डिफेक्टिव वर्ब क्यों बोला जाता है, ये भी एक सवाल है। डिफेक्टिव वर्ब कहने की रीजन ये है, जैसे अपन वर्ब की मेन वर्ब में देखें अपन, तो अपन को 5 फॉर्म नजर आती हैं, या गो है, वेंट है, गोन है, गोइंग है, टू गो है, यही इसी हिसाब से अपन बात कर रहे हैं। मॉडल के साथ ये वाली कैटेगरी नहीं दिखेगी आपको, मॉडल अलग अलग फॉर्म में नहीं दिखेगा। मॉडल के साथ सब्जेक्ट का एग्रीमेंट भी नहीं है, ही के साथ कैन्स नहीं आता, तो आई के साथ ही है, शी है, इट है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों के साथ मॉडल है वो एक ही कैन ही रहता है, एस या ईएस नहीं लेता है, मगर बाकी वर्ब हैं आपको लेती हुई नजर आती हैं, इसलिए इसे डिफेक्टिव वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बेसिक हल्का सा मॉडल को समझाने का थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात थी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब मॉडल्स क्या हैं? मॉडल्स जैसे अपन ने कहा फाइनाइट ऑक्सिलरी हैं, इन्फिनेटिव नहीं दिख रहा है अपन को, यहां अपन को पार्टिसिपल आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं दिख रहा, जिरंड नहीं दिख रहा है, यहां आपको डिफेक्टिव वर्ब मॉडल नजर आ रही है, एसईआईएस नहीं ले रही है, यहां सेकेंडरी ऑक्सिलरी है मॉडल, प्राइमरी ऑक्सिलरी तो बी है और डू है, ये अपन ने समझा है। वर्ब की मॉडल हमेशा बेस फॉर्म लेगा, आई कैन गो, ही मस्ट कम, तो यहां उसके बाद बेस फॉर्म, जैसे मैंने कहा आई कैन गो, तो गो का ना एसईआईएस है ना आईएनजी है, कुछ नहीं है, सीधा बेस फॉर्म लेगा मॉडल। मॉडल है वो मॉडलिटी बताते हैं। मॉडलिटी क्या, जैसे मैंने कहा वर्ब का, एक्शन का ये एटीट्यूड, एक फ्लेवर बताने की कोशिश करते हैं, इसलिए मॉडलिटी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अपने पास क्या नजर आया यहाँ पे, ये 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स अपन को मॉडल के दिखते हुए नजर आ रहे हैं। एक चीज और देखते हैं, मैंने कहा मॉडल हमेशा बेस फॉर्म लेता है। एक यहां सेंटेंस है, ही मस्ट हैव बीन गिवन ए जॉब, उसे जॉब दिया जाना चाहिए था, उसे एक तरह से, यहां आपको एक चीज क्या नजर आएगी, ही के बाद आपको मस्ट दिख रहा है, मैंने कहा मस्ट के बाद बेस फॉर्म जरूर है, तो हैव है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी की हैव है, ये बेस फॉर्म मानी जाती है, यहां बेस है, और इसके बाद दूसरी ऑक्सिलरीज आपको नजर आ सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली जो जितनी भी अगर ऑक्सिलरी दिखे आपको, पहले मॉडल आता है, उसके बाद परफेक्ट हैव प्लस थर्ड आती है, फिर आईएनजी प्रोग्रेसिव दिखता है, फिर पेसिव दिखता है, फिर मेन वर्ब दिखती है, तो इस कैटेगरी में सबसे पहले आपको मॉडल नजर आएगा, उसके बाद बाकी चीजें दूसरी कोई भी हो। अगर इतनी सारी ऑक्सिलरी और मेन वर्ब और पैसिव सब आपको दिखता हुआ नजर आए, तो आपको उल्टी तरफ चलना है, और पहला सब्जेक्ट के बाद में पहली जो चीज आपको वो दिख रही है वो मॉडल वर्ब दिखेगी। तो यहां सीधा सा अंदाजा लग रहा है ये मस्ट है, ये मॉडल है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। मॉडल, अपने पास मॉडल को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक तो है सेंट्रल मॉडल, एक है सेमी मॉडल। सेंट्रल मॉडल अपने पास 9 हैं और बाकी 5 हैं, वो अपने पास 4 हैं, वो सेमी मॉडल है। तो 13 अपन ने टोटल संख्या का जिक्र किया था कि मॉडल है वो 13 हुआ करते हैं, उसमें से 9 हैं वो तो सेंट्रल मॉडल हैं और 4 हैं वो सेमी मॉडल है। सेमी मॉडल क्यों है? हमने बात करी थी कि मॉडल है कभी भी अपने साथ टू इन्फिनिटी वाला मामला नहीं रखता है, टू नहीं रखता है। यूज टू के साथ आपको यहां टू नजर आ रहा है, और टू के साथ यहां आपको टू नजर आ रहा है। नीड और डेयर हैं, ये आपको मेन वर्ब की तरह भी काम करते हुए नजर आएंगे। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये सेमी मॉडल की तरह काम कर रही हैं, और बाकी जो सेंट्रल मॉडल हैं वो 9 हैं, उनकी कैटेगरी अपन ने देखी है, वो फाइनाइट भी हैं। वहां आपको एक चीज क्या खास नजर आएगी, सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट एस के संदर्भ में भी नहीं दिखेगा, वो मॉडलिटी भी बता रहे हैं। ये सारी चीजें अपन ने यहाँ इसके बारे में चर्चा करी, ये मॉडल के बारे में एक बैकग्राउंड की बात थी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन शुरुआत करते हैं मॉडल के जो मेन हिस्सा है, जहां यूसेज देखने को मिलते हैं मॉडल में, उसको एक एक करके समझते हैं। पहला हिस्सा अपने पास कैन और मे का है, इस पे अपन ध्यान करते हैं, एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं।
कैन के लिए माना जाता है, कैन है वो इनफॉर्मल परमिशन दिखाता है या फिर इनफॉर्मल रिक्वेस्ट दिखाता है। इनफॉर्मल किस संदर्भ में है, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। यहां ये इनफॉर्मल है, इसको इसके साथ एक वर्ड मैं और ऐड कर रहा हूं जिसे कहा गया है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल आपसी रिश्तों के अंदर ये इनफॉर्मल परमिशन आपको दिखेगी, मगर जब एक्सटर्नल प्रेशर दिखेगा तो इनफॉर्मल वाली बात आपको बदलती हुई भी नजर आएगी। इसको भी अपन देखेंगे। पहले इनफॉर्मल परमिशन की थोड़ी बात करते हैं या रिक्वेस्ट की बात करते हैं। यू कैन गो नाउ, आप अभी जा सकते हैं, प्रेजेंट का मामला है। यू कैन गो टुमारो, फ्यूचर का दिखा रहा है कि आप कल जा सकते हैं। पास्ट में आप यू कुड गो येस्टरडे दिखेगा आपको कि आप कल जा सकते थे। अब इनफॉर्मल का मतलब क्या है? देखिए, जब दोस्तों में, जब साथ के लोगों में, जब अपने से छोटों में बातचीत होती है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, आपसी बातचीत है, उसके अंदर आप कोशिश ये करते हैं कि आप ज़्यादा फॉर्मेलिटी ना दिखाएं, आप इनफॉर्मल रह के बात करते हैं। तो यहां यू कैन गो नाउ से क्या नजर आएगा आपको कि तू जा सकता है। दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, वो पूछे कि मैं जाऊं, मैं चला जाता हूं यार, तू जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक तरीका है मॉडल के इनफॉर्मल चीजों को देखने का। अब आपको मैं एक चीज बताने की यहां कोशिश करूंगा। जैसे मैंने कहा कि इंटरपर्सनल रिश्ते में तो ये बात चल जाती है। अब मैं एक उदाहरण लेता हूं बताने के लिए आपको। आप किसी मॉल में जा रहे हैं, रास्ते से गुजर रहे हैं, आपको गाड़ी पार्क करनी है कहीं पे। आप पूछेंगे मे आई पार्क, आप परमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप फॉर्मल नजर आ रहे हैं, मे फॉर्मल बात करता है। तो आप पूछेंगे मे आई पार्क माई कार हेयर, मैं मेरी कार को यहां पार्क कर दूं। अब साहब जो चौकीदार, जो गार्ड जो वहां खड़ा है, वो आपको ये क्या कहेगा, यू कैन या फिर यू कैन नॉट या यू कांट, आप नहीं पार्क कर सकते हैं, आपको ये जवाब देगा। या आप पार्क कर सकते हैं, यू कैन। अब आपका सवाल ये है कि आप, ये तो यहां फॉर्मल सी बात नजर आ रही है, ऑथोरिटी का सेंस दे रहा है। इसका जवाब ये है कि मॉडल के अंदर इंटरपर्सनल रिश्ते में जब अपन कैन में परमिशन और रिक्वेस्ट की बात करते हैं, तब इनफॉर्मल चल जाता है। एक्सटर्नल अथॉरिटी दिखेगी जहां पे भी, तब आपको वहां कैन है वो फॉर्मल बिहेव करता हुआ नजर आएगा। आप किसी मॉल में गए, आपको गाड़ी पार्क करनी थी, आपने फॉर्मली पूछा मे आई पार्क माई कार हेयर, तो अब जवाब उल्टा पलट के आता है यू कैन नॉट। ये कैन है, ये फॉर्मल है क्योंकि उसके बॉस ने मना किया है कि यहां पार्क नहीं कर सकते हो, यहां अथॉरिटी दिख रही है। अगर वो यू कैन कहता, इसका मतलब है पुलिस ने, बॉस ने इजाजत दे रखी है, फॉर्मली एक्सेप्टेड है, आप पार्क कर सकते हो। तो एक्सटर्नल प्रेशर का जब मामला दिखे, वहां कैन कभी कभी फॉर्मली भी बिहेव कर सकता है। ये एक समझने वाली बात थी। तो अपन ने क्या बात करी, यहां इनफॉर्मल परमिशन है, रिक्वेस्ट है, वहां कैन आता है, कैन की बात करी। इसको एक बार मे में भी देख लेते हैं। मे अथॉरिटी से इजाजत के संबंध में आता है, फॉर्मल परमिशन ये इसे कहा जाता है। अब जो मैं पीछे से बात कर रहा था वो आपको समझ में आएगी। यहां यू मे गो नाउ, इफ आई से यू मे गो नाउ, सपोज करिए आप एक स्कूल कॉलेज में कहीं पढ़ा रहे हैं, आप अपने प्रिंसिपल के पास जाते हैं, और ये मान के चलिए प्रिंसिपल आपके बॉस हैं, तो आपका इनफॉर्मल रिश्ता तो होगा नहीं, फॉर्मल रिश्ता है। तो आप पूछते हैं उनसे, मैम सर मैं चला जाऊं, तो प्रिंसिपल का जवाब हो सकता है ना में भी आए, हाँ में भी आए। तो वो कहें यू मे गो, हाँ ठीक है,
सर आप जाइए, ये इनफॉर्मल तरीका बता रहा है, ये फॉर्मल तरीका बता रहा है। इनफॉर्मल कैन रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर्मल है वो मे रिप्रेजेंट कर रहा है। मगर इसमें एक पेच फंसने वाली बात थी, वो अपन ने पीछे चर्चा करी। इनफॉर्मल और फॉर्मल को पढ़ने के बाद चर्चा की बात ये थी, चर्चा का जो विषय था वो ये था कि जब किसी अथॉरिटी के संबंध में बात है, वहां मॉडल भी फॉर्मल की तरह बिहेव करता हुआ नजर आ सकता है। जैसे मैंने कहा, आप मॉल में जा रहे हैं और आप गाड़ी पार्क करने के लिए फॉर्मली रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, तो जवाब भी आपका फॉर्मली आया है, कैन नॉट और कैन के अंदर कोई सा भी जवाब हो सकता है। तो एक्सटर्नल अथॉरिटी का जो मामला अपन को दिख रहा है, एक्सटर्नल अथॉरिटी यहां क्या कर रही है, कैन को भी फॉर्मली दिखा सकती है। फॉर्मल जवाब पूछा, फॉर्मल इसका जवाब कैन में भी आ सकता है। ये एक समझने वाली बात थी। आगे देखते हैं, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के संदर्भ में भी मैंने जैसे लिखा, इनफॉर्मल परमिशन और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट दोनों में अपन कैन का यूज करते हैं। मैं अगर पूछूं कैन आई बोरो योर पेन, मैंने कहा इनफॉर्मल अपने समकक्षों के साथ, इनफॉर्मल अपने छोटों के साथ बातचीत और व्यवहार करने का तरीका है, पूछने का तरीका है। तो आप पूछें कि कैन आई बोरो योर पेन, तो सेंस क्या निकल रहा, भाई तेरा पेन ले सकता हूं क्या? मे में नहीं चलने वाला है। मे में आप क्या पूछेंगे? मे में मे आई, मे से आप रिक्वेस्ट, मे आई कम इन सर, मे आई बोरो योर पेन। आप ये चीज ये दिखा रही है कि आपका रिश्ता फॉर्मल तरीके का है अगले इंसान के साथ। तो ये मे और कैन में एक बेसिक डिफरेंस नजर आता है आपको। तो अपन इसको पढ़ रहे थे, यू मे गो नाउ और स्टूडेंट्स मे सबमिट द फॉर्म बाय फ्राइडे। तो यहां मे के अंदर परमिशन है आपको, प्रेजेंट की भी दिख रही है और फ्यूचर की भी दिख रही है। फ्यूचर में क्या दिख नजर आएगा आपको कि भाई आप करवा सकते हो, पॉसिबली आप, प्रोबेबिलिटी आप फ्राइडे तक ये अपना असाइनमेंट है, ये आप सबमिट करवा देना, फ्राइडे तक जो फॉर्म है वो सबमिट करवा देना। तो ये फ्यूचर का भी रेफरेंस दिखा रही है। तो परमिशन प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का रेफरेंस दिखा रही है। यहां परमिशन है वो कैन गो नाउ, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट तीनों में परमिशन नजर आती है। कुड है वो पास्ट के लिए यूज हो रहा है, दोनों में नजर आ रही है। पास्ट परमिशन के लिए आप इनडायरेक्ट स्पीच को तवज्जो देते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में बात करते हैं। ही सेड आई माइट लीव, उसने कहा कि मैं जा सकता हूं। तो किसी पहली बात को अब प्रेजेंट में आप पलट के बता रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, वहां माइट है परमिशन के सेंस में नजर आ सकता है आपको। तो परमिशन की अपन जैसे कहें तीन तरीके से अपन ने बात करी परमिशन और रिक्वेस्ट की, कैन इनफॉर्मल, मे फॉर्मल। एक बात तो काम की ये थी। दूसरी बात काम की जो थी वो ये थी कि एक्सटर्नल अथॉरिटी का सेंस जब दिखे तो वहां कैन भी कभी कभी फॉर्मली बिहेव करता हुआ नजर आ सकता है। दूसरी बात, परमिशन है कैन की, वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में दिखती है। यहां ज्यादातर परमिशन है वो आपको प्रेजेंट में दिखेगी, फ्यूचर में दिखेगी, पास्ट में आपको इनडायरेक्ट स्पीच में नजर आएगी। ये कैन का पहला यूज था, कैन और मे का, जिसे अपन ने एक कंपैरेटिव एनालिसिस से समझने की कोशिश करी। अब आगे बढ़ते हैं। कैन का अगला हिस्सा और मे का हिस्सा, इसको थोड़ा देखते हैं। कैन है वो जनरली पॉसिबिलिटी, जनरल पॉसिबिलिटी, हैबिचुअल अप्रोच और काउंटर फैक्चुअल अप्रोच और साइंटिफिक अप्रोच को दिखाने वाला मामला है। और इन सब के साथ कहीं ना कहीं कैपेसिटी और एबिलिटी का भाव छुपा रहता है। कैपेसिटी और एबिलिटी का भाव आपको इसमें छुपा हुआ नजर आएगा। पॉसिबिलिटी, जनरल पॉसिबिलिटी, हैबिचुअल अप्रोच और काउंटर फैक्चुअल अप्रोच और साइंटिफिक अप्रोच, ये हैं क्या, इनको अपन सेंटेंस के यूज के साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे। मे है दूसरी तरफ वो प्रोबेबिलिटी। अब मे के साथ आपको बहुत बारी किताबों में ये देखने को मिलता है कि वहां भी ये दिखाया जाता है कि मे है वो फैक्चुअल पॉसिबिलिटी।
मगर ये एक तरह से देखी जाए तो ये प्रोबेबिलिटी है, ये संभावना है, तो ये पॉसिबिलिटी के सेंस में मे का यूज आपको दिखेगा, प्रोबेबिलिटी के सेंस में मे का यूज दिखेगा, और कैन है ये पॉसिबिलिटी और जितने भी बाकी चीजें मैंने मेंशन करी है इनके संदर्भ में आपको दिखेगा। तो ये दूसरा पॉइंट है, इसको अपन अभी एग्जाम्पल से क्लियर करने की एक एक करके कोशिश कर लेते हैं। ये यहां मे की मैंने फॉर्मल रिक्वेस्ट वाली बात करी है, मे आई बोरो योर पेन, जो मैंने पीछे उदाहरण से समझा था कि कैन आई बोरो योर पेन और मे आई बोरो योर पेन में क्या फर्क है। एक तो कहे भाई तेरा पेन ले सकता हूं, एक अपने से सीनियर या अथॉरिटी से आप पूछे कि मैं पेन ले सकता हूं क्या, बहुत पोलाइट तरीके से, फॉर्मल तरीके से आप बात करते हैं। तो ये अब अपन जो एग्जाम्पल, जो अपने हेडिंग, जो कैरेक्टर ट्रेट है दूसरे नंबर का कैन का, वो समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोबेबिलिटी, लाइक्लीहुड या फैक्चुअल प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, या फिर कैन के संदर्भ में पॉसिबिलिटी, जनरल पॉसिबिलिटी, हैबिचुअल अप्रोच, काउंटर फैक्चुअल अप्रोच या साइंटिफिक अप्रोच किसे कहते हैं। अब मैं यहां एग्जाम्पल देता हूं आपको, इन चीजों पे ध्यान रखना। कैन का एग्जाम्पल दे रहा हूं, पॉसिबिलिटी, जनरल पॉसिबिलिटी, हैबिचुअल अप्रोच, काउंटर फैक्चुअल अप्रोच और साइंटिफिक अप्रोच, ये सब इसी में आएगा। वाटर कैन फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए इस वाटर की ये कैपेसिटी है या नहीं है। पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या कर सकता है, फ्रीज हो सकता है। तो इसे मैं ऐसे भी बना सकता था इस सेंटेंस को, वाटर हैज एबिलिटी टू फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर वाटर इज एबल टू फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर हैज द कैपेसिटी टू फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये बन सकते हैं या नहीं बन सकते? सीधा सा जवाब है बन सकते हैं। अब बताइए इसके अंदर इसी सेंटेंस से समझना कि पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जम सकता है। अब ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी में यहां कैपेसिटी वगैरह छुपी हुई है। जनरल पॉसिबिलिटी, आमतौर पर ऐसा ही जिंदगी में देखने को मिलता है, चीजें ऐसी ही हुआ करती हैं, जम जाया करता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। हैबिचुअल अप्रोच, ये 0 डिग्री और पानी के बीच में एक आदतन चीज है, इसलिए अपन ने इसे हैबिचुअल अप्रोच में रखा है। इसे काउंटर फैक्चुअल भी कहा जाता है, इसे साइंटिफिक भी कहा जाता है। साइंटिफिक है या नहीं है, साइंस ये मानती है या नहीं है, साइंस ने प्रूव किया है या नहीं है, किया है, तो इसे क्या कहते हैं, साइंटिफिक अप्रोच। ये वाला मामला ये था। अब फैक्चुअल अप्रोच और काउंटर फैक्चुअल अप्रोच को अपन दोनों एक साथ देखने की कोशिश करते हैं मे और कैन के साथ। वाटर मे फ्रीज टुनाइट, पानी आज रात को जम सकता है, 50% चांस है, प्रोबेबिलिटी है, लाइकलीहुड है, परहैप्स है। तो यहां परहैप्स दिख रहा है, लाइकली दिख रहा है, पॉसिबल है, प्रोबेबिलिटी है कि भाई जम सकता है, 50% चांस है। तो यहां फैक्चुअलिटी का क्या संबंध है? फैक्चुअलिटी का संबंध यहां फैक्ट से नहीं है, यहां इस फैक्चुअलिटी का संबंध इसी प्रोबेबिलिटी से ही है। यहां काउंटर फैक्चुअल का क्या मामला है? काउंटर फैक्चुअल का मामला है वो आपकी कैपेसिटी, एबिलिटी को दिखाता है कि अगले में क्षमता है। यहां तो सिर्फ संभावना वाला 50% वाला खेल है, यहां क्षमता और एबिलिटी के सेंस में ये काउंटर फैक्चुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। इट मे रेन टुडे, 50% चांस है पानी गिर भी जाए, बारिश हो भी जाए, ना भी हो, दोनों चीजें। तो यहां अपन को इन एग्जाम्पल से, जो अपन ने दूसरा जो एक इसका पॉइंट देखा है कैन और मे का, वो प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी का कॉन्ट्रास्ट देखा है। अपन ने आदतन चीजों का, वैज्ञानिकली प्रूव्ड, साइंटिफिकली प्रूव्ड चीजों का मामला देखा है। तो ये चीजें क्या दिखा रही हैं, दोनों की अप्रोच, कैन और मे की बात करी। अब आगे बढ़ते हैं। कैन एबिलिटी को कैसे बताता है? कैन से कोई सेंटेंस लेके अपन देखते हैं। अब एबिलिटी का भी एक एग्जांपल कर लेते हैं, अपन एक एक चीज को देख रहे हैं। शी कैन स्विम, एबिलिटी कैसे दिखेगी? एबल टू से, बी केपेबल ऑफ से, और नो हाउ टू से। अब इन सेंटेंस को बनाते हैं। शी इज एबल टू स्विम,
उसकी एबिलिटी है। शी कैन स्विम का मतलब है उसके अंदर एक इस चीज की क्षमता है, कैपेसिटी है, योग्यता है, वो कर सकती है ये चीज। शी हैज द एबिलिटी टू स्विम, या फिर शी नोज हाउ टू स्विम। एबिलिटी को बताने वाले ये चारों तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैन में आपको कंफ्यूजन लगे कैन में, तो इन चीजों पे नजर दौड़ाने की कोशिश करना, यहां से सेंटेंस बनाने की कोशिश करना कि इस हिसाब से बन रहे हैं या नहीं बन रहे। एबिलिटी किसको दिखा रही है? एबल टू को दिखा रही है, बी केपेबल ऑफ को दिखा रही है, नो हाउ टू को दिखा रही है। तो क्या रहा मामला अपना? यहां ये सेंटेंस इससे बनता हुआ नजर आ रहा है। शी कैन स्पीक इंग्लिश, शी इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, शी हैज द एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश, शी इज केपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, या शी नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ये एबिलिटी की बात हो रही है। मे है हमेशा आपका परहैप्स में, लाइकली में, पॉसिबिलिटी में डील करता है, जिसे प्रोबेबिलिटी अपन मान रहे हैं, फैक्चुअल प्रोबेबिलिटी या लाइकलीहुड जिसे अपन कह सकते हैं, लाइकलीहुड। तो यहां ये मे और कैन की बात अपन कर रहे थे। आगे देखते हैं। कैन है पॉसिबिलिटी तो बताता ही बताता है, कैपेबिलिटी एबिलिटी तो बताता ही बताता है, मगर जब कैन के साथ नॉट का यूज हो जाता है, नॉट कैन के साथ नजर आए, तो ये क्या होगा? ये इम्पॉसिबिलिटी बताएगा, इनएबिलिटी बताएगा, कैपेबिलिटी का अभाव बताएगा। कैसे बताएगा? शी कैन नॉट स्विम, वो तैर नहीं सकती। शी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश और शी कैन नॉट बिलीव यू। अगर वो नहीं कर सकती, इसका मतलब उसके पास एबिलिटी, कैपेसिटी का भाव नहीं है। तो यहां इम्पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है, संभव ही नहीं है। अगर उसे बोल नहीं सकती तो वो संभव कैसे होगा? कैसे बोल लेगी अंग्रेजी? कैसे तैर लेगी वो? तो ये चीज कैन नॉट के साथ आपको इम्पॉसिबिलिटी या इनएबिलिटी का भाव दिखाता है। मे है ये अनसर्टेनिटी। अगर यहां मे में नॉट दिखे तो इसका मतलब है अनिश्चितता। ही मे नॉट बिलीव यू, वो शायद संभवतः आपको बिलीव नहीं कर सकता या नहीं करेगा, नहीं कर सकता है आपको बिलीव। ही मे नॉट बिलीव यू। तो यहां अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, नॉट मे के साथ अगर नजर आ रहा है वो आपको बिलीव नहीं कर सकता, या संभवतः शायद निश्चित बात नहीं है, कर भी ले ना भी करे। तो ये क्या चीज है? कैन नॉट के साथ आ रहा है, इम्पॉसिबिलिटी है, और यहां मे नॉट के साथ है तो वो अनसर्टेनिटी का भाव है। और ये अपन सकने के सेंस में पढ़ रहे हैं दोनों। एक में नहीं कर सकता, एक में कर सकता है, श्योरिटी नहीं है, कर भी ले ना भी करे। मे के अपन अब दूसरे यूजेस हैं, कुछ देखने की कोशिश करते हैं। मे है वो ऑप्टेटिव सेंस में भी यूज किया जाता है। ऑप्टेटिव सेंस क्या है? अगला जो एक मे के संदर्भ में नियम कायदा बना है उसको अपन देख रहे हैं, और उसे कहा गया है मे का ऑप्टेटिव सेंस। ऑप्टेटिव सेंस क्या है? ये वर्ड ऑप्टेटिव ऑप्टेन से बना है, जिसका मतलब होता है विश या फिर डिजायर। इसका मतलब क्या है? या तो विश या डिजायर। ऑप्टेटिव सेंस जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। यहां मे छुपा हुआ है, सीधा ना लगे तो भी आपको दिख सकता है। गॉड ब्लेस यू का मतलब मे गॉड ब्लेस यू। तो मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबा जिए। मे गॉड, भगवान आपको ब्लेस करे। तो ये क्या चीज है? ऑप्टेटिव सेंस मे का दिखाता है। ऐसा एक और मॉडल आपको दिखेगा जो ऑप्टेटिव सेंस की बात करता है। जैसे वुड से भी कई बार ये विश और डिजायर देखने को मिल जाती है, पर ये थोड़ी सी अलग नजर आती है। कंफ्यूजन ना हो दो मॉडल में, इसलिए इनके साथ साथ एग्जाम्पल लाने की मैंने कोशिश करी है। जैसे एक यहां पर आपको दिखेगा, आई वुड यू वर सो ऑनेस्ट मैन। ये आर्केइक अंग्रेजी में, शेक्सपियरियन भाषा में
मे को डिजायर के संदर्भ में पेश करने के लिए यूज किया जाता था। और जो प्रेजेंट इंग्लिश है उसमें यह बनेगा आई विश दैट यू वर सो ऑनेस्ट, कि मैं ये कामना करता हूं कि आप बहुत हैं वो ऑनेस्ट हों। तो यहां भी विश है, ऊपर वाले में भी विश की भावना है, मगर फर्क क्या है? ये वुड वाला विश है, ये एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है, ये लालसा है, चाहत है, कामना है। ये ऑप्टेटिव सेंस विश वाला ये उम्मीद है, होप है। तो ये आपको उम्मीद और होप नजर आएगी, होप है, ये स्ट्रॉन्ग डिजायर है, ये कामना है, लालसा है कि आप ऐसा करें। आई विश दैट यू वर सो ऑनेस्ट, या आई वुड यू वर सो ऑनेस्ट मैन। मॉडर्न अंग्रेजी में ऐसे पढ़ा जाता है इसे, और आर्केइक शेक्सपियरियन वाली भाषा, आर्केइक जबान में आई वुड यू वर सो ऑनेस्ट मैन इसे पढ़ा जाता है, वुड के साथ भी विश को बताने के लिए। तो यहां विश के संदर्भ में हमने मे और वुड दोनों को रख के देखने की कोशिश करी है। ये वुड आगे भी आएगा, आगे भी इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। कैन, कैन का अगला यूज परफेक्ट इंफिनिटिव, और परफेक्ट इंफिनिटिव में मे का यूज, दोनों का यूज होता है। दोनों में फर्क क्या रहता है इसे अपन देख रहे हैं। वेयर कैन ही हैव गॉन, वो कहां जा सकता है, वो कहां गया है। तो वो कहां जा सकता है का संदर्भ है। एक मे के साथ अगर आपको परफेक्ट इंफिनिटिव दिखे, हैव दिखे, हैव के साथ थर्ड फॉर्म दिखे, वो मे में कैसे दिखती है? वेयर मे ही हैव गॉन, यहां सेंस क्या आएगा भाई? कहां जा सकता है, वो कहां गया होगा। तो ये वाली बात है, ये थोड़ी इरिटेशन पैदा करती है। तो मे के साथ परफेक्ट इंफिनिटिव आपको दिख रहा है, वेयर मे ही हैव गॉन, ये थोड़ी खींच पैदा करने वाला सेंटेंस है। तो यहां मे है, आपको इरिटेशन दिखाएगा। यहां परफेक्ट इंफिनिटिव हैव के साथ मतलब थर्ड फॉर्म कैन में नजर आ रही है। ये एक जिज्ञासु प्रवृत्ति की बात है कि कहां गया, कहां जा सकता है, कहां चला गया, कहां गया होगा। हिंदी में आप जैसे भी अपनी, मैं इन चीजों को दो तीन तरीके से, कैन और मे वैसे सकना के सेंस में आते हैं, पर मैं कोशिश कर रहा हूं अपन जैसे भाषा बोलते हैं वैसे बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां मेन जो दिखाने वाली चीज है वो क्या है? एक तो इरिटेशन का भाव है, मे के साथ परफेक्ट वाला मामला आ रहा है, हैव गॉन वाला इरिटेशन है। यहां इरिटेशन का भाव नहीं, यहां सिर्फ वो एक जिज्ञासु प्रवृत्ति, यार कहां गया होगा, क्या पता कहां जा सकता है, कहां चला गया, कहां जा सकता है। ये है कि कहां भाई, कहां गया वो, कहां जा सकता है। एक तो कहां जा सकता है और एक भाई कहां जा सकता है, इन दोनों के सेंस में फर्क नजर आ रहा है। एक में खीज है, इरिटेशन है, चिढ़ है, और दूसरे में एक आमतौर पे पूछे जाने वाली जिज्ञासा है। आगे देखते हैं। फिक्स्ड इडियोमेटिक यूज ऑफ मे, मे है, इसके कुछ एक फिक्स यूज हैं, उनको भी अपन देख लेते हैं। जैसे पहला ही है अपने पास है, टू whom इट मे कंसर्न। जब आप स्कूल में, स्कूल से आगे की पढ़ाई कॉलेज के लिए जाते हैं तो आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाते हैं, फॉर्मल लेटर्स की कैटेगरी में ही आते हैं। तो फॉर्मल भाषा के अंदर जो पढ़ा जाता है, या फिर आप अपना कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड आपके पास खो गया और बनवाने जाते हैं, तो पहले ही जो फॉर्मल भाषा की जिक्र होता है कि टू whom इट मे कंसर्न, दिस पर्टिकुलर पर्सन इज अ पार्ट ऑफ आवर कॉलेज, स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज, और या फिर इसका कैरेक्टर कैसे रहा है इसके ऊपर बात होती है। तो इस तरह की चीजों में शुरुआत टू whom इट मे कंसर्न से होती है, फिक्स यूज है। कम वॉट में, दूसरा इसका एक फिक्स यूज है, कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो जाए। आई विल नॉट लीव माई जॉब, कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो जाए मैं मेरा काम नहीं छोड़ने वाला हूं, काम नहीं छोड़ूंगा। तो कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो जाए, आई वॉन्ट लीव माई जॉब। मे वेल, वेरी लाइकली, मे वेल का मतलब है वेरी लाइकली। ही मे वेल बी द बेस्ट प्लेयर इन द टीम,
कि भाई उसकी मतलब पूरी संभावना है, वो बेस्ट प्लेयर है टीम के अंदर, वेरी लाइक, उसकी बहुत ज्यादा इस चीज की लाइकली है, प्रोबेबिलिटी है, संभावना, वो बहुत बेस्ट प्लेयर है टीम का। तो ही मे वेल बी बेस्ट प्लेयर इन द टीम, मे वेल मतलब वेरी लाइकली। आगे देखते हैं, बी दैट एज इट मे, मान भी लो तो भी, बी दैट एज इट मे, मान लो तो भी, बी दैट एज इट मे आई स्टिल डोंट ट्रस्ट हिम, मान लो तो भी मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करता। तो ये कुछ फिक्स यूज हैं मे को बात करने के लिए, जिनकी अपन अभी चर्चा करिए। अब अपन ने पीछे जो जो चीजें पढ़ी हैं वो मे का एबिलिटी के मामले में चर्चा करी है, सॉरी कैन की एबिलिटी के मामले में चर्चा करी है, साइंटिफिक नेचर के बारे में चर्चा करी है, काउंटर फैक्चुअल नेचर के बारे में चर्चा करी है। मे का अपन ने फैक्चुअल नेचर में चर्चा करी है, प्रोबेबिलिटी के नेचर में चर्चा करी है, मे के फिक्स यूज अपन ने देखे हैं, तो उन सब की बात कर चुके हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। पर्पस के सेंस में भी मे का यूज होता है। आई एम वर्किंग हार्ड सो दैट आई मे पास द एग्जाम, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं ताकि मैं परीक्षा में पास हो सकूं। अब हो भी जाए ना भी हो जाए, मेहनत तो कर रहा है अगला, ताकि का सेंस दे रहा है। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जी सकें। ये पर्पस के सेंस में मे का यूज है। अब अपन मे और कैन से बाहर आते हैं और कुड और माइट पे नजर दौड़ाते हैं, इन दोनों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। मे और कैन में अपन ने चर्चा करी, अपन ने 5-6 पॉइंट में उन चीज़ों को पढ़ा, उनको अलग अलग हेडिंग में डिवाइड करके कि कौन सी चीज़ कहाँ पे नज़र आती है। यहाँ अपन ने दोनों अप्रोच रखने की कोशिश करी थी। जैसे मैंने कहा, लैंग्वेज की एक तो भाषाई ट्रांसलेशन के आधार पर नेचुरल फ्लो होता है, उससे मतलब निकलता है। जैसे मे में आप सकना और उन सब चीज़ों से मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, मगर हर बार वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपन ने फॉर्मलाइज तरीका है, फॉर्म और रूल के हिसाब से भी समझने की कोशिश करी है। तो दोनों अप्रोच पे अपन ने यहाँ काम किया है। अब आप आगे बढ़ते हैं, कुड और माइट का अध्ययन करते हैं। कुड है वो पास्ट पॉसिबिलिटी और एबिलिटी की बात करेगा। माइट है ये ना के बराबर संभावना की बात करेगा। माइट है वो मे की वीक फॉर्म है। जैसे ही कुड स्विम, जैसे मैं कहूं व्हेन आई वॉज किड आई कुड स्विम, जब मैं बच्चा था तब मैं तैर सकता था। तो कैसे कह सकते हो इस चीज को? आई वॉज एबल टू स्विम, आई हैड द एबिलिटी टू स्विम, आई न्यू हाउ टू स्विम। तीनों चीजें निकल रही हैं। तो मेरे पास कोई चीज की एबिलिटी थी मगर वो अब नहीं है। यहां में जैसे अपन ने पढ़ा था इट मे रेन टुडे, 50% चांस थे। यहां इट माइट रेन टुडे, यहां 10% चांस है बारिश होने के। तो ये मे की वीक फॉर्म है। अगला है पास्ट परमिशन को दिखाने के लिए, यू कुड गो अर्ली यस्टरडे, तुम कल, जैसे अपन ने पीछे ही पढ़ा था, परमिशन के सेंस में कैन का अपन प्रेजेंट भी देखते हैं, कैन का फ्यूचर में भी नजर आता है, और कैन अपन को पास्ट में कुड से नजर आता है परमिशन के सेंस में, एबिलिटी के सेंस में भी पास्ट से नजर आता है। तो ये अपन ने देखा है। यहां अपन ने माइट की चर्चा करी है, वो प्रोबेबिलिटी के संदर्भ में करी है। पास्ट परमिशन अगर माइट में दिखानी है तो ये अपन को मिलेगा ही सेड वी माइट गो होम, ये अपन को इनडायरेक्ट स्पीच में देखने को मिलेगी पास्ट परमिशन, जो अपन पीछे भी एक बार इस चीज की चर्चा करके आए हैं माइट के संदर्भ में। ये पूरा यहां अपन कुड और माइट के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुड है ये मिस्ड पॉसिबिलिटी के बारे में भी बात करता हुआ नजर आता है। मिस्ड पॉसिबिलिटी कुड में कैसे है? यू कुड हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, ये एक भावनात्मक सुझाव को दिखाता है। कैसे दिखाता है? कि तुम वो ऑफर एक्सेप्ट कर सकते थे,
कोई दिक्कत थोड़ी कर सकते थे, मगर अब नहीं किया। कोई सब पॉसिबिलिटी थी, कोई हाथ में मौका था, मगर अब वो छूट चुका है। आप वो चीज पहले कर सकते थे, मगर अब वो चीज जा चुकी है। माइट है वो डिससेटिस्फैक्शन के सेंस में आपको नजर आएगा। यू माइट पे लिटिल मोर अटेंशन टू योर अपीयरेंस। अगर कोई आपसे ये कहे कि यू माइट पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू योर अपीयरेंस, इसका मतलब ये है कि आपको अपने दिखने में थोड़ा सुधार करना पड़ सकता है। मतलब आप जो अभी दिखने में हो वैसे ठीक नहीं हो, आपको अपना तरीका रहने सहने का बदलना पड़ेगा। तो आपको करना इस चीज में पड़ सकता है। तो ये थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन दिखा रहा है। कोई चीज कैसी है उससे अगला प्रभावित नहीं है, तो वो आपको माइट के सेंस में बात करने की कोशिश कर रहा है। यू माइट पे ए लिटिल मोर अटेंशन टू योर अपीयरेंस। आप जो हो उससे ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपको करना पड़ सकती है कोई चीज। क्योंकि पड़ सकती है इसका मतलब आप ठीक नहीं, आपकी अपीयरेंस ठीक नहीं है। यहां माइट है, ये मिस्ड, यहां कुड है, वो मिस्ड पॉसिबिलिटी है। यू कुड हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। तो ये भावनात्मक एक तरह से सुझाव है कि यार आप कर सकते थे उस टाइम पे, अगर पर अब तो वो पॉसिबिलिटी, जो चांस था वो जा चुका है। यहां थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन में एक माइट के अंदर आपको नजर आ रहा है। तो ये कुड और माइट का एक और यूज आपको दिख रहा है। एक यूज है माइट हैव का। माइट हैव है, ये आपको राहत या सौभाग्य का भाव दिखाएगा। इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, उससे चीज समझ में आएगी। Why did you drive so carelessly? तुम इतना केयरलेसली गाड़ी क्यों चलाते हो? You might have run into the lamp post. तुम इतना तेज कार क्यों चलाते हो? आप कल लैंप पोस्ट में, या फिर आप की गाड़ी लैंप पोस्ट में घुस सकती है। मतलब बच गई, घुस सकती थी किसी टाइम पे। आपकी गाड़ी लैंप पोस्ट में घुस सकती थी। आप इतना गाड़ी तेज क्यों चलाते हैं? कल आपकी गाड़ी लैंप पोस्ट में घुस सकती थी। मगर सेंस क्या है कि राहत का भाव है, आप फॉर्चुनेट हैं, यू आर फॉर्चुनेट इनफ, आप बच गए, वरना आप क्या है लैंप पोस्ट से टकरा सकते थे। तो यहां माइट हैव है, वो क्या सेंस दे रहा है? राहत का, सौभाग्य का सेंस दे रहा है। ये एक माइट का दूसरा यूज था। कुड एंड माइट हैं, ये दोनों पोलाइट रिक्वेस्ट में भी यूज किए जाते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट में कैसे यूज किए जाते हैं कुड और माइट दोनों, इसको देखिए। मैं कहूं कुड यू पास मी द सॉल्ट, कुड यू पास मी द बुक। क्या आप मुझे किताब दे सकते हैं? क्या ये किताब पास कर सकते हैं? ये एक पोलाइट विनम्र निवेदन है, विनम्र रिक्वेस्ट किसी से करी गई है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, कुड का भी यूज हो सकता है, यहां वुड का भी यूज हो सकता है। इस पोलाइट रिक्वेस्ट में यू पास मी द सॉल्ट, वुड यू पास मी द बुक, दोनों ही पोलाइट रिक्वेस्ट को नजर आ रही है। मगर इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट की एक हायरार्की है, उसको अपन समझ लेते हैं। वो हायरार्की क्या है? सबसे पहले आपको कुड दिखेगा, उसके बाद में आप वुड का यूज कर सकते हैं, उसके बाद में आप माइट का यूज कर सकते हैं। माइट पोलाइट रिक्वेस्ट में बहुत कम नजर आएगा। क्यों नजर आएगा? क्योंकि जो कुड और वुड है, ये कलक्युअल भाषा में, अपने आम बोलचाल की भाषा में बहुत पॉपुलर है। माइट इतना पॉपुलर नहीं है। यूज आ सकता है, कोई समस्या नहीं है पोलाइट रिक्वेस्ट में माइट भी। मगर दिक्कत यह है, कुड, वुड, माइट, पहले सबसे ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट कॉलेक्चुअल यूज में दिखती है, वो कुड से ही नजर आएगी। तो पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र सी बात, बहुत ज्यादा तरीके सलीके से रिक्वेस्ट करते हो, विनम्र होके, तो कुड यूज होगा। उसके बाद वुड भी आप यूज कर सकते हैं। माइट तीसरा नंबर मैंने इसलिए रखा है, जो बहुत कम यूज में आता है। जैसे अपन ने कहा, कुड यू पास मी द सॉल्ट, वुड यू पास मी द बुक, माइट यू पास मी द बुक, ये भी है मगर बहुत कम तरीके से, कमतर जिसे आंका जाता है। एक चीज ये है, मैं यहां
अब अपन मे की तरफ बढ़ते हैं, विल और शैल की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले जो पीछे पढ़ा है उसको आप एक चीज थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें। अब तक अपन ने दो तीन चीजों का जिक्र किया। पहले अपन ने कैन और मे का जिक्र किया। कैन में अपन ने एबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, इन सब की बात करी। उसके साथ कैन में अपन ने साइंटिफिक नेचर है उसकी बात करी। उसके साथ अपन ने मे है उसको फैक्चुअल कैटेगरी में बात करी, प्रोबेबिलिटी की बात करी, मे के फिक्स्ड यूज देखे। फिर कुड एंड माइट की तरफ अपन गए। यहां अपन कुड पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में पढ़ रहे हैं। उससे पहले कुड में अपन ने देखा था माइट है वो राहत सौभाग्य का भाव दिखा रहा है, माइट हैव जो अपन पढ़ रहे हैं सेंटेंस में। मिस्ड पॉसिबिलिटी है वो कुड हैव दिखाएगा। माइट हैव है वो राहत सौभाग्य का भाव दिखाएगा। माइट है वो आपको डिससेटिस्फेक्शन का भाव भी दिखाता नजर आएगा। अब अपन अगली तरफ बढ़ते हैं, विल और शैल की बात करते हैं, अगले दो मॉडल की। विल और शैल जैसे गा गे की के संदर्भ में इसे अपन जनरली देखते हैं। जैसे मे है, कैन है, सकना का अर्थ अपन ने देखा। कुड और माइट है, सकते थे के अर्थ में अपन ने नजर दौड़ाई। यहां गा गेगी का सेंस नॉर्मली समझा जाता है, मगर इसे रूल बेस्ड चीजों को भी अपन समझने की कोशिश करते हैं। इसमें वो क्या है देखते हैं। विल और शैल में दो तरीके की बातें होती हैं। एक तो प्योर फ्यूचर का बात होती है, एक आपका कलर्ड फ्यूचर या एम्फेटिक फ्यूचर की बात होती है। ये दोनों चीजें क्या हैं वो अपन देखते हैं अभी। प्योर फ्यूचर में क्या समझा जाता है कि आई वी के साथ शैल नजर आएगा और बाकी यू है या दे है या ही शी इट जो भी है उसके साथ अपन को विल नजर आएगा। ये प्योर फ्यूचर की बात है। प्योर फ्यूचर क्या है? ऐसी चीज जिसे आप टाल नहीं सकते, जो भविष्य में होगी ही होगी। आप अगले साल 18 के हो जाएंगे, आप अगले साल 30 के हो जाएंगे, 25 के हो जाएंगे, इसे आप टाल नहीं सकते, वो होनी ही होनी है। ये प्योर फ्यूचर है आपका। और इस प्योर फ्यूचर में आईवी के साथ शैल यूज करते हैं। एक होता है कलर्ड फ्यूचर। कलर्ड फ्यूचर क्या है? जब आप फ्यूचर में कुछ भाव दिखाएं, कमांड दिखाएं, थ्रेट दिखाएं, प्रॉमिस दिखाएं, अगर ये भाव फ्यूचर में हैं तो उसे कलर्ड फ्यूचर बोला जाता है। और वहां आईवी के साथ आपको क्या दिखेगा? विल दिखेगा। वहां सेकंड पर्सन, मैंने कहा यू, दे, ही, शी, इट, इनके साथ में विल आता है, यहां आपको शैल दिखेगा। थर्ड पर्सन के साथ जहां अपन प्योर फ्यूचर में विल लेते हैं, यहां अपन को शैल नजर आएगा। ये एक खास बात है विल शैल के मॉडलिटी को देखने के लिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इस प्योर फ्यूचर और इस चीज को थोड़ा सा और समझते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल से चर्चाएं करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब बात है कि ये प्योर फ्यूचर क्या है और कलर्ड फ्यूचर जो मैंने समझाया। प्योर फ्यूचर जो अविसंभावी है, जो चीज होनी है और जिसे फ्यूचर का समय पता चलेगा ही चलेगा, फ्यूचर में कोई चीज घटने वाली है, जो घटित होगी जरूरी तौर पे, इनएविटेबिलिटी है उसकी, घटित होगी, कोई भाव नहीं है इसमें ज्यादा, कमांड थ्रेट आदि का। यहां कलर्ड फ्यूचर में आपको कमांड दिखेगी, डिटर्मिनेशन दिखेगा, आपकी मर्जी नजर आएगी, इस तरह की चीजें कलर्ड फ्यूचर है। वहां भी आप सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ शैल लेते नजर आएंगे और फर्स्ट पर्सन के साथ विल लेते नजर आएंगे। तो प्योर फ्यूचर का कलर्ड फ्यूचर में उल्टा है वो नजर आता है। अब ये ऐसा है क्यों? ये प्योर फ्यूचर, कलर्ड फ्यूचर, ये कंसेप्ट आए कहां से हैं, ये समझना भी थोड़ा सा जरूरी है। ये इसलिए आए हैं, अंग्रेजी जब भाषा बनी तो शैल और विल को स्केल और विलन नाम से जाना जाता था। तो स्केल जो शैल है, इसे फर्ज समझा जाता था कि कोई काम आपका फर्ज के तौर पे समझा। ये पहले मॉडल की तरह और इस तरह से बिहेव करने वाली चीजें नहीं थी। ये आपकी मर्जी, डिटर्मिनेशन दिखाने वाली चीजें थी। ये ऑक्सिलरी और ये बाद में बनती हुई नजर आई है। तो इन शब्दों का जो मूल रूप है वो डिटर्मिनेशन, मर्जी दिखा रहा है एक विल का, तो और मूल रूप है वो एक का फर्ज दिखा रहा है।
इसीलिए ये कलर्ड फ्यूचर में जब आती हैं तो इस तरीके से ही बिहेव करती नजर आती हैं, क्योंकि इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है, इनका जो इनकी विशेषता है वो बनते वक्त ही ऐसी थी। फिर अपन ने इसको जब रूल बेस्ड चीजों में ढाला तब अपन ने आईवी के साथ शेल कर दिया और ये सारी रामायण अलग अलग कर दी, मगर जो मूल रूप है इनका वो इसी तरीके से चलता आया है। ये समझने का मामला था, परीक्षा में आने वाली बात नहीं है, पर अब इनका यूज करके देखेंगे तो वो विल शेल वाला सब चीज आपको नजर आएगा। जैसे प्योर फ्यूचर क्या है, प्योर फ्यूचर के एग्जाम्पल कैसे दिखेंगे? आई शैल गो टू दिल्ली, आई शैल गो टू दिल्ली है, आई के साथ मैंने यहां शैल यूज किया है जो कि प्योर फ्यूचर में होता है। मैंने कहा आई और वी के साथ शैल आता है प्योर फ्यूचर में, कोई दिक्कत की बात नहीं, अपन ने यहां शैल यूज कर रखा। विल प्योर फ्यूचर में कैसे बिहेव करता है? ही विल पास द एग्जाम, ही विल अराइव सून। यहां मैंने कहा जो आपका थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, उसके साथ आपको क्या दिखता है? विल दिखता है। प्योर फ्यूचर में अपन ने प्योर फ्यूचर ही लगा रखा है, तो प्योर फ्यूचर में ऐसे बिहेव करती हुई नजर आती है। कलर्ड फ्यूचर में कैसे बिहेव करेंगी वो देखते हैं। शैल कलर्ड फ्यूचर, विल कलर्ड फ्यूचर। He shall not enter my house again। यहां ये सेंटेंस कमांड दिखा रहा है। तो मैंने जब कहा कि जब किसी फ्यूचर की बात में आपको कुछ इमोशन या भाव इस तरीके के नजर आए, वहां कलर्ड फ्यूचर होता है। तो ही के साथ देखिएगा अपन ने विल नहीं शैल यूज किया है, ये समझने वाली जरूरी बात है। यू शैल हैव ए हॉलीडे टुमारो, कल आपका एक छुट्टी होगी, तो ये एक प्रॉमिस वायदे की बात आ रही है, तो वायदे में अपन ने यू के साथ शैल यूज किया है। यू शैल बी पनिश्ड, ये एक थ्रेट का भाव नजर आ रहा है, तो थ्रेट के लिए अपन ने क्या यूज किया है? थ्रेट के लिए भी अपन ने यहां शैल को यू के साथ यूज किया है, विल को यूज नहीं किया है। तो आप यहां देख सकते हैं चीजों को, जहां जहां इमोशन थ्रेट का है, भाव प्रॉमिस का है, जहां कमांड का है, वहां कलर्ड फ्यूचर का सेंस दिख रहा है। और जैसे मैंने कहा वहां शैल का यूज हो रहा है ही के साथ। विल भी कलर्ड फ्यूचर का हिस्सा है, और ये कलर्ड फ्यूचर में क्या दिखाएगा? वलीशन दिखाएगा, और इस वलीशन को कहा गया है विलिंगनेस दिखाएगा। विल है, कलर्ड फ्यूचर का हिस्सा है, ये विलिंगनेस दिखाएगा। कैसे? आई विल सक्सीड और डाई इन दिस अटेम्प्ट, या तो मैं सफल हो जाऊंगा या मैं मर जाऊंगा इस अटेम्प्ट के अंदर। ये अगले आदमी की डिटर्मिनेशन और विल पावर की बात है, तो ये विल पावर और ये सब चीजें कलर्ड फ्यूचर में दिख रही हैं। तो यहां मैंने क्या लगाया है? यहां आई के साथ मैंने, प्योर फ्यूचर में तो शैल आना चाहिए था, मगर यहां मैंने विल का यूज किया है। आई विल ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, मेरी इच्छा विलिंगनेस है कि अगले टाइम मैं कुछ बढ़िया करूंगा। कलर्ड फ्यूचर है, तो कलर्ड फ्यूचर के साथ चीजें विल शैल उल्टे उल्टे होते हैं। होते कब हैं? जब कलर्ड हो, प्योर में नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये खुद की इच्छा है, यहां ये चीज नजर आ रही है। अब एक चीज और देखते हैं। मैंने कहा खुद की इच्छा के सेंस में विलन नाम से अंग्रेजी का जो मेन विल का शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब इच्छा और डिटर्मिनेशन से है। इसीलिए यहां कलर्ड फ्यूचर में बिहेव करता विल नजर आ रहा है। चाहे प्रोनाउन कोई सा भी हो, विलिंगनेस है तो वहां विल ही आएगा, क्योंकि उस नाम की उत्पत्ति ही वैसे हुई है। अब देखिए, खुद की इच्छा के लिए विल है, दूसरे की इच्छा के लिए क्या है? दूसरे के सुझाव के लिए क्या है? शैल आएगा। कैसे आएगा? शैल आई ओपन द डोर, और वेयर शैल वी गो? शैल आई ओपन द डोर का क्या मतलब है? क्या मैं दरवाजा खोलूं? वेयर शैल वी गो, हम कहां जाएं?
एक शेक्सपियर का इंपॉर्टेंट सोनेट है, शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। समर्स डे, यहां मैंने कहा विल है, वलीशन है, खुद की इच्छा है, विल आएगा। दूसरे इंसान की इच्छा सुझाव का मामला है तो शैल होगा। शैल आई ओपन, तो दरवाजा खोलूं, अपन कहां जाएं? शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, क्या मैं तुम्हें समर के दिन से कंपेयर करूं, उससे तुलना करूं? तो एक तरह से रेटोरिक क्वेश्चन भी है। ये अपोरिया भी दिखा रहे हैं, अपोरिया जहां आदमी कंफ्यूज है, पता नहीं चल रहा क्या करे, वो पूछ रहा है अगले से। भाषा है वो एक के बाद आगे बढ़ रही है, वो पूछेगा फिर जवाब आएगा। तो खुद की इच्छा विल है, शैल है, क्योंकि खुद की इच्छा विल है, वलीशन दिखाता है, विलिंगनेस दिखाती है, तो वहां विल ही आता है। यहां शैल आएगा, दूसरे की इच्छा सुझाव का मामला। विल है वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक हैबिट है, उसके लिए भी यूज किया जाता है। अब अगला बिंदु अपन पढ़ रहे हैं, आदतन जो चीज है उसके लिए भी विल का यूज होगा। He will talk about nothing but films. बट का मतलब यहां सिवाय से है, एक्सेप्ट से है। ये यहां प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है, उसके बाद नाउन दिख रहा है, क्योंकि हमें ही कंजंक्शन की तरह काम नहीं कर रहा, दो सेंटेंस को जोड़ने वाला काम इसका नहीं है। He will talk about nothing but films. वो किसी भी चीज पे बात नहीं करेगा सिवाय फिल्मों के, ये उसकी आदत है। She will sit for hours listening to the wireless. वो घंटों बैठी रहती है, वायरलेस सुनेगी घंटों बैठी बैठी। तो ये उसकी आदतन चीजें हैं। तो आदत का जब भी जिक्र है वो विल से दिखाया जा सकता है, कैरेक्टरिस्टिक हैबिट है, उसको भी विल है रिप्रेजेंट करने की पूरी उसके अंदर खूबी है। तो ये अपन विल और शैल का यूज पढ़ रहे थे। आगे देखते हैं, विल यू है वो रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होता है। अब यहां आपको बहुत से मॉडल हैं जो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। ऐसे जो भी कंफ्यूजिंग मॉडल आ रहे हैं उनको अपन साथ में रख के ही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में रख के पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन दूर होगा। जैसे रिक्वेस्ट के मामले में पीछे अपन कुड, वुड और माइट भी पढ़ रहे थे, यहां विल भी कहते हैं कि आप कई बार रिक्वेस्ट के लिए काम में लिया जाता है। ये किस तरीके की रिक्वेस्ट होती है? विल यू हैव टी, आप चाय लेंगे, ये एक फॉर्मेलिटी है रिक्वेस्ट के तौर पे। फॉर्मेलिटी कैसे है? कोई आपके घर पे आया, आप उससे पूछो चाय पिलाने का मन तो नहीं है मगर पूछ लेते हैं, चाय पियोगे ना। एक आपसे पूछे वुड यू लाइक टू हैव टी, अब ये मजा दिख रहा है क्या, चाय लेंगे आप, ये मजा आ रहा है। कुड से भी पूछ सकता है वो, मगर विल है ये फॉर्मेलिटी वाली रिक्वेस्ट। तो यहां रिक्वेस्ट का कोई मामला, नाम रखा गया मगर ये फॉर्मेलिटी है रिक्वेस्ट के नाम पे। अजम्पशन के मामले में भी अपन विल का यूज करते हैं। ये अजम्पशन कैसा है? इस अजम्पशन को कहते हैं कॉन्फिडेंट गेस। आप लगभग 70, 80, 90% श्योर है, 10% ही हो सकता है आपको गलत लगे कोई चीज, वहां अजम्पशन अनुमान लगाते हैं किसी चीज का। कैसे? दिस विल बी द बुक यू वॉन्ट आई सपोज, या इसे ऐसे पढ़ सकते हैं, आई सपोज दिस विल बी द बुक यू वॉन्ट। मैं समझ रहा हूं यही किताब है जो आपको चाहिए। अब अगला श्योर है वो किस हिसाब से है? हो सकता है उसने कभी उसके मुंह से नाम सुन लिया हो सकता है उसके हाथ में कोई किताब देख ली हो, इस हिसाब से वो अनुमान लगा रहा है। और ये अनुमान क्या है? स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट गेस है। कॉन्फिडेंट गेस के अजम्पशन के सेंस में भी विल है, वो काम में लिया जाता है। ये विल का एक दूसरा यूज था। अब विल पढ़ने के बाद अपन अब वुड की तरफ आते हैं। विल का जो पास्ट का हिस्सा है वुड, उसकी तरफ अपन बढ़ रहे हैं। मैं समझ रहा हूं कि अपन एक एक चीज को कायदे से डील करते जा रहे हैं। यहां जितने भी रेफरेंस किताबों में जिनका मैंने पीछे जिक्र किया था आपके पास, जैसे अपने पास जितनी भी रेनन मार्टिन से अपन ने एक्सरसाइजेस देखी हैं, थॉमसन एंड मार्टिनेट से देखी हैं, अपन ने इस पे कोशिश करी है जॉफ्री लीच से भी कंसल्ट करने की। तो जो एक्सरसाइजेस वहां हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में हैं, आपके आरएएस की परीक्षा में जो चीजें आई हैं, वहां से अपन ने इसे पढ़ने की कोशिश करी है।
अब अपन आगे देखते हैं, वुड के बारे में समझते हैं। वुड जैसे मैंने कहा है पास्ट ऑफ विल, ये विल का पास्ट है। कैसे? ही सेड ही वुड हेल्प मी, उसने कहा वो मेरी मदद करेगा। तो किसी वक्त किसी रोज किसी ने कहा, अगर कहने वाला होगा तो विल आता, पर पहले कभी कहा गया था, तो ये विल वाली बात को वुड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यही विल है, ये विश भी रिप्रेजेंट करेगा। इस विश को अपन ऑप्टेटिव यूज के मे के साथ पढ़ के आए हैं। वहां उम्मीद थी, वहां स्ट्रॉन्ग इच्छा थी। ये वुड है, ये स्ट्रॉन्ग इच्छा की बात करेगा। और वो विल जो होप था, मे था, वो क्या था? एक उम्मीद भर की बात थी। तो जैसे विश कैसे एक्सप्रेस करता है वुड? आई वुड यू वर सो ऑनेस्ट मैन। यही सेंटेंस अपन ने पढ़ा था, अपन ने कहा था ये आर्केइक भाषा है, मॉडर्न भाषा में इस सेंटेंस को पढ़ा जाएगा, आई विश दैट यू वर सो ऑनेस्ट। मेरा मतलब एक स्ट्रॉन्ग इच्छा है कि आप एक ईमानदार ऑनेस्ट आदमी हो। वुड दैट इट रेन, आई विश दैट इट वुड रेन। मेरी उम्मीद है, स्ट्रॉन्ग इच्छा है कि बारिश होगी। तो ऐसी विश दिखाने के लिए आप क्या करते हैं? वुड का यूज करते हैं। होप दिखाने के लिए आप मे ऑप्टेटिव सेंस में यूज करते हैं, जो अपन पीछे पढ़ के आए। आगे देखते हैं। एक और जरूरी इंपॉर्टेंट यूज है वुड के अंदर, जिसे कहा गया है वुड रादर। मैं ये पसंद करूंगा। आई वुड रादर यू डिडंट ड्राइव एट नाइट। मैं पसंद करूंगा कि आप रात में गाड़ी ना चलाओ। आई वुड रादर स्टे एट होम। मैं पसंद करूंगा कि मैं घर पे रुकना पसंद करूंगा। दो चीजों में कंफ्यूज है। फोन आ रहा है दोस्तों का, एक कह रहा है साहब पार्टी में आ जा, एक कह रहा है कि खेलने के लिए आ जा। तो अगला जवाब देगा कि आई वुड रादर स्टे होम, मैं घर पे ही ठीक हूं, घर पे ही रहूंगा। तो एक वुड का वुड रादर से भी ये फिक्स्ड यूज है। डिक्शनरी में भी वुड को आप उलटते पलटते हैं तो ये फिक्स वाले यूज आपको सबसे पहले दिखाए जाते हैं। तो ये कुछ एक वुड के बारे में आइडिया है। आगे वुड की जो चर्चा करी गई है वो पोलाइट रिक्वेस्ट में बात करी गई है। पोलाइट रिक्वेस्ट को अपन पीछे पढ़ के आए हैं। मैंने कहा था इसकी एक हायरार्की है। कुड पोलाइट रिक्वेस्ट में सबसे पहली प्रायोरिटी पे आता है, वुड बाद में आता है, उसके बाद माइट आता है। मैंने इसका जवाब दिया था, कारण ये है वुड और कुड हैं वो कोलोक्वियल भाषा में, बोलचाल की भाषा में ज्यादा पॉपुलर है। माइट उतना है नहीं, माइट भी यूज आ सकता है मगर कुड वुड ज्यादा यूज आते हैं। उसी पोलाइट रिक्वेस्ट में वुड भी आता है। जैसे कुड यू प्लीज ओपन द डोर, क्या आप दरवाजा खोलेंगे? वो एक तरह से पोलाइट रिक्वेस्ट करी जा रही है। कुड भी आ सकता है यहाँ ज्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे। माइट भी आ सकता है जिसकी पॉसिबिलिटी कम है। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 और टाइप 3 के अंदर कुड का यूज होता है। कैसे होता है इसे अपन देखते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में वुड का यूज कैसे होता है। टाइप 2 कंडीशनल में कैसे होता है? इफ आई हैड इनफ मनी आई वुड बाई ए कार। अगर मेरे पास पर्याप्त पैसे होते तो मैं कार खरीदता। तो यहां क्या है? टाइप 2 के अंदर हेड है, इसके साथ आपको वुड नजर आ रहा है। ये आपके परीक्षाओं में आजकल बहुत ज्यादा कंडीशनल सेंस में पूछे जाने वाला सवाल है। खूब चर्चा में रहता है ये सवाल, इसे ध्यान रखिएगा। कंडीशनल थर्ड है तीसरे तरीके की। उसमें भी जैसे मैं कहूं कि इफ आई हैड इनफ मनी आई वुड हैव बॉट ए कार। अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं खरीद चुका होता एक कार। तो इसके अंदर वुड हैव या वुड टाइप 2 टाइप 3 के अंदर दोनों में कंडीशनल सेंटेंस में आपको वुड का यूज देखने को मिलता है। प्रेज्यूम और एक्सपेक्टेशन, अनुमान और अटकल लगाने के लिए भी वुड का यूज देखने को मिलेगा। अनुमान और अटकल कैसे? अब अनुमान और अटकल आपको बहुत सारे मॉडल में देखने को मिल सकती है। इसको अपन थोड़ा सा समझते हैं। मैंने कहा जहां भी कंफ्यूजिंग मॉडल आपको एक साथ दिखेंगे उनको अपन एक साथ रख के समझने की कोशिश करेंगे। कैसे? दैट वुड बी स्टीव एट द डोर। वो स्टीव होगा दरवाजे पे। ये वुड से जो अनुमान अटकल लग रही है ये 70% इसका
70% तक लगता है कि वो स्टीव ही होगा। अगला किसी चीज के ऊपर श्योर होगा, मानता है स्टीव होगा। अगर मैं कहूं इसी अनुमान में आई थिंक दैट विल बी स्टीव, 80-90% चांस है कि वो स्टीव होगा। तो विल से जब आप अनुमान लगाते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होता है और वुड से लगाते हैं थोड़ा कम होता है। जैसे अपन पढ़ रहे थे ना कि मे की वीक फॉर्म माइट है, वैसे यहां इस सेंस में विल की जो वीक फॉर्म अनुमान के मामले में है वो वुड नजर आ रही। और जब आप मस्ट का यूज करते हैं कि दैट मस्ट बी स्टीव, तो आप 100% श्योर है कि वो स्टीव ही है, कोई दो राय ही नहीं है। तो इस तरह आप कंपैरिजन से चीजों को समझ सकते हैं। आप खुद भी पढ़ें तो इस तरह मॉडल के अंदर कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अगला है, जैसे अपन ने कहा था कि हैबिचुअल एक्शन दिखाने के लिए, जो हैबिचुअल कैरेक्टर ट्रेट है वो दिखाने के लिए अपन विल का यूज करते हैं। यहां अपन पास्ट के सेंस में वुड का यूज करते हैं। When I was young, I would play for hours. जब मैं जवान था तब मैं घंटों खेला करता था, घंटों खेलता था, जब पहले पास्ट की बात है। मगर अब ये बात ये पास्ट के सेंस में बता रहा है, हैबिचुअल एक्शन जो पास्ट में हुई है। तो ये यहां अपन ने देखा हैबिचुअल और कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट है वो विल भी बताता है, यहां वुड पास्ट के सेंस में बता रहा है। अब अपने पास जो अगला जो मॉडल है वो है शुड। अपन कोशिश कर रहे हैं कि इस एक क्लास के अंदर आपको ज्यादा उधेड़बुन ना करनी पड़े, एक ही क्लास में अपन मॉडल करें। टाइम लग सकता है थोड़ा, पर अपन धीरे धीरे इस चीज की तरफ बढ़ रहे हैं समझने के हिसाब से भी। तो अगली कैटेगरी अपन अगला जो मॉडल पढ़ रहे हैं वो शुड पढ़ेंगे। जो चाहिए का मीनिंग अपन ने जैसे कहा कि जो नेचुरल जबान, जब भाषा में कोई रूल रेगुलेशन का मामला नहीं होता तो अपन भाषा की जो नेचुरल चीज है उससे समझते हैं। नेचुरल क्या है, शुड को चाहिए के सेंस में पढ़ा जाता है। अब इनको रूल बेस भी पढ़ते हैं थोड़ा सा, ताकि चाहिए और रूल में अगर कॉम्बिनेशन समझ में आए तो सवाल भी समझ में आएंगे। पहला ही नाम है शुड के सेंस में, वो है ड्यूटी, ऑब्लिगेशन। अब ये शुड है, ये नैतिक बाध्यता है, मगर ये आवश्यक और जरूरी बाध्यता नहीं है। आपके साथ दिक्कत ये रहती है परीक्षा में, आप शुड पढ़ेंगे, आप ought to पढ़ेंगे, आप मस्ट पढ़ेंगे, वहां नेसेसिटी एक में, ये बाध्यता, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन हर एक में डाले जाते हैं। आज अपन वो देखेंगे थोड़ा कि किन के साथ कौन सी चीज हो सकती है। जैसे मैंने कहा शुड है, चाहिए का सेंस है, यहां आपकी नैतिक बाध्यता हो सकती है मगर आपकी आवश्यक और जरूरी बाध्यता नहीं होगी। वो कैसे नहीं होगी, वो जब मस्ट आएगा उससे कॉन्ट्रास्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब ये नैतिक बाध्यता क्या चीज है, जैसे वी शुड ओबे द लॉज, हमें है नियम कानून है वो मानने चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। हम एक नागरिक हैं, समाज को सिविलाइज बनाना है, तरीके कायदे से रहना है, तो हमारी नैतिकता है हमें ये चीजें करनी चाहिए। वी मस्ट ओबे द रूल्स होता तो क्या होता, अगर मस्ट होता तो भाई साहब कोई ऑप्शन नहीं था, आपको करना ही करना था वो चीज। तो यहां शुड क्या है, एक नैतिक चीज के बारे में बता रहा है, वी शुड ओबे द रूल्स। अब यहां कंफ्यूज होने वाला मामला ये रहता है कि यहां ऑट लगाया जाए या शुड लगाया जाए। ऑट टू जब आप पढ़ेंगे तो वहां भी यही चीज दिखेगी आपको, वहां भी नजर आता है ये मॉरल ड्यूटी, ऑब्लिगेशन और ये सारी चीजें। तो यहां आप शुड के साथ यहां शुड को ऑट टू से भी रिप्लेस कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो शुड भी आ सकता है, ऑट टू भी आ सकता है, नैतिक, ड्यूटी, ये ऑब्लिगेशन और इन चीजों में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये शुड का और ऑट टू का एक तरह से कहें तो पहला यूज था। आगे बढ़ते हैं। पास्ट ऑब्लिगेशन, पुरानी कोई चीज थी उसके ऊपर चर्चा करते हैं, तब अपन शुड हैव का यूज करते हैं। यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल, यू शुड हैव विजिटेड डॉक्टर। तो ये क्या है, उचित अनुचित का मामला बताती है, बात बताती है कि तुम्हें ये चीज पास्ट में कर लेनी चाहिए थी, तो कर लेनी चाहिए थी। कुड हैव, अब यहां शुड हैव की जगह कुड हैव होता तो कुड हैव क्या बताता कि ये चीज तुम कर सकते थे, मगर शुड हैव बता रहा है कि तुम्हें कर लेनी चाहिए थी। तो पास्ट ऑब्लिगेशन, कोई चीज आपने नहीं करी वो आपको कर लेनी चाहिए थी, इस सेंस में भी शुड का यूज होता है। अब जो समझने वाली बात है, नंबर 3 का जो बिंदु है शुड के मामले में, वो है एक तो एडवाइस,
एक सजेशन, दो चीजें। और यहां दोनों में आपको क्या दिखता है, इन दोनों में शुड का अपन यूज करते हैं और यहां इन दोनों के साथ ought to का भी यूज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर पहले समझते हैं एडवाइस सजेशन है क्या चीज। आप किसी को एडवाइस करते हैं तो आप उससे उम्मीद करते हैं कि उसे वो चीज करनी चाहिए, और जब आप किसी को सुझाव देते हैं तो सुझाव का मतलब है आप उसे कोई आइडिया दे रहे हैं, आप उसे कोई प्रपोजल दे रहे हैं, और आप सेंस ये निकालते हैं कि उसे करके देख लेनी चाहिए, उसके लिए अच्छा हो जाना चाहिए अगर वो करके देखेगा तो सजेशन और एडवाइस में फर्क ये है कि एक तो एडवाइस दिया कि कोई चीज कर लेनी ही चाहिए, और सुझाव क्या है, कोई आइडिया प्रपोजल दिया गया है, वो आपके ऊपर है करें या नहीं करें। यहां एडवाइस और सजेशन दोनों में शुड और ought to दोनों का यूज हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको अपन एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए। यू शुड वॉच द मूवी। अब जो पहला सेंटेंस है इसमें एडवाइस की तरह ये काम कर रहा है कि भाई तुम्हें कठिन वर्क है, हार्ड वर्क है, वो करना चाहिए। तो ये एक सुझाव है, करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यू शुड वॉच दैट मूवी, तुम्हें वो पिक्चर देखनी चाहिए। ये एक सुझाव है, देख लो, देखो तो ना देखो तो भी कुछ दुनिया इधर की उधर नहीं होने वाली है। तो एक सुझाव है, एक आपकी राय दी, एक आपको एडवाइस किया गया कि आपको वो चीज कर लेनी चाहिए, ठीक हो जाएगा उससे काम। तो इसमें ought to से भी ये दोनों चीजें रिप्लेस हो सकती है। शुड, यहां शुड की जगह ought to भी काम में आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में, सबऑर्डिनेट जो क्लॉज है, एक आपका मेन क्लॉज है और एक दूसरा उसके साथ में चलने वाला जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, वहां शुड आपको, अगर ये शब्द आपको नजर आए, सजेस्ट का भाव, प्रोपोज का भाव और इंसिस्ट का भाव अगर दिखे तो वहां शुड का यूज होता है। ही प्रपोजेस दैट गवर्नमेंट शुड होल्ड एन इंक्वायरी, ही इंसिस्ट दैट गवर्नमेंट शुड होल्ड एन इंक्वायरी, ही सजेस्ट दैट गवर्नमेंट शुड होल्ड द इंक्वायरी। यहां ही सजेस्ट, ही प्रपोजेस, ये एक मामला बनता है, एक नजर से क्लोज से देखते हैं। इस दैट के बाद आपके पास ये नाउन क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। इस नाउन क्लोज में आप सजेस्ट, प्रपोज, इंसिस्ट, कुछ भी तीनों में से है तो आप शुड के साथ जाने की कोशिश करेंगे। इन्वर्जन विद शुड, शुड के साथ इन्वर्जन भी देखने को मिलता है। इन्वर्जन किस तरीके का है, जैसे आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें प्राइमरी लेवल में क्या पढ़ते हैं, इफ ही कम्स आई विल हेल्प हिम, इफ इट रेन्स आई विल नॉट कम। प्रेजेंट सिंपल के साथ आप फ्यूचर सिंपल की तरफ बढ़ते हैं, ये आपके कंडीशन वगैरह के सेंटेंस में आप देखते हैं। तो यहां क्या दिखेगा, इन्वर्जन किया जाता है, इफ ही कम्स है तो इफ को यहां शुड से रिप्लेस कर सकते हैं, यहां कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इफ को इस इन्वर्जन वाले सेंटेंस में इफ की जगह आप शुड यूज में लेने की, अगर कोई ऐसा सवाल आता है इफ का ये इन्वर्जन के सेंस में, तो यहां शुड है वो सही जवाब होगा। तो ये इन्वर्जन के सेंस में शुड का यूज है। आगे देखते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में सपोजिशन या डाउट बताने के लिए आपके पास क्या है, शुड का यूज होता है। अब अपन ये जितनी भी सारी चीजें पढ़ रहे हैं इसमें से मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल रेन एंड मार्टिन में हूबहू आपको मिल जाएंगे, जो मैं अपन जितने भी एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस में सपोजिशन या डाउट बताने हेतु आपको क्या यूज किया जाता है, शुड का यूज किया जाता है। कैसे, इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम, जैसे अपन पीछे पढ़ रहे थे, इफ इट रेन दे विल नॉट कम। तो यहां इस वाले सेंटेंस में, इस वाले हिस्से में इफ इट शुड रेन, यही डाउटफुल मामला है, यही सपोजिशन का मामला है। वो क्या है, वो खुद श्योर नहीं है, अगर बरसात हो भी जाए ना भी हो तो वो नहीं आएंगे। तो अभी बरसात होने वाले मामले में ही श्योरिटी नहीं है, डाउटफुल चीजें हैं, तो वहां इस डाउट को दिखाने के लिए शुड का यूज किया जाता है। तो
कंडीशनल सेंटेंस में डाउट या सपोजिशन आप दिखाएंगे तो आपको वहां शुड से देखने को मिलेगा, शुड का आप यूज करते हुए नजर आएंगे। तो ये शुड के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें थी। अब अपन शुड के बाद ought to को पढ़ते हैं। ought to भी चाहिए का सेंस ही दे रहा है, और बहुत से मोस्ट ऑफ द भाव हैं आपके, जैसे मॉरल ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, प्रोबेबिलिटी, यहां आपको शुड ought to एक साथ नजर आ जाते हैं, तीनों के तीनों, कहीं कोई समस्या नहीं है। बाकी के जितने भी आप अपन ने एक्स्ट्रा चीजें शुड में देखी हैं वो ought to के साथ में नहीं आएंगे, जैसे कंडीशनल सेंटेंस वाला हिस्सा देखा वहां नहीं आएगा, तो वो चीज भी एक ध्यान रखने वाली है। तो मैंने जैसे लिखा द बुक ought to be very useful और द बुक should be very useful। बुक किताब है वो यूजफुल होनी चाहिए, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो हो सकता है उस किताब का पिछला अगला कुछ पता हो, उस किताब के बारे में सुना बहुत हो, तो उस बेसिस के ऊपर राय दी जा रही है कि किताब है वो बढ़िया है, वो होनी चाहिए। तो ऐसी ये प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए मॉरल ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशन, यहां शुड और ought to दोनों एक दूसरे के साथ रिप्लेस हो सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं। अब जैसे प्रोबेबिलिटी की बात है, प्रोबेबिलिटी में जब समस्या आती है तो अपन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी के अंदर इट मे बी ट्रू, जैसे ये कहा जाए तो वहां संभावना 50-50 की रहती है, हो भी सकता है इट मे रेन टुडे, 50-50 का मामला, हो भी जाए नहीं भी हो। इट कांट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता, यहां 0% है, जैसे अपन ने कैन के सेंस में पढ़ी थी, कैन के साथ नोट लग गया तो वो इम्पॉसिबिलिटी है किसी चीज की, हो ही नहीं सकती वो बात। और अगर आ जाए कि इट मस्ट बी ट्रू तो वो होगी ही होगी, 100% बात है। तो इस तरीके से भी आप चीज को समझ सकते हैं। ought to और should है, ये प्रोबेबिलिटी कैसी दिखाते हैं, ये बताते हैं कि एक्सपेक्टेड कोई चीज एक्सपेक्टेड है, ऐसी होनी चाहिए का सेंस दे रही है। तो मोटा मोटी कहने का बात यही है कि शुड और ought to एक दूसरे के साथ रिप्लेस होते हैं, जहां शुड आ रहा है वहां ought to आ सकता है, मगर जो कंडीशनल वाली और एक्स्ट्रा चीजों की बात करी, मॉरल ऑब्लिगेशन, ड्यूटी और प्रोबेबिलिटी को छोड़ दें तो वहां ought to नहीं आएगा, वहां फिर शुड ही जाएगा। मगर इन तीन चीजों में से ought to है वो आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मस्ट है, इसे 2-3 नामों से पहचाना जाता है। एक तो मस्ट के लिए यूज किया जाने वाली चीज है वो है सिने क्वा नॉन नाम से यूज किया जाता है। सिने क्वा नॉन मतलब कोई चीज की आवश्यकता है, मतलब कोई चीज की बाध्यता है, मतलब कोई चीज की नेसेसिटी है, और नेसेसिटी है वो वाइटल है, बहुत जरूरी है। एक तो नैतिक कोई चीज की आवश्यकता है, नैतिक ड्यूटी है, वहां प्रेशराइज नहीं है, वहां आपके ऊपर है आप करें ना करें कोई चीज को। मगर यहां सीन ऐसा है, यहां वो चीज एक तरह से बाध्यता बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस में है, करने ही करने वाली बात है। जैसे मैं ये कहूं यू मस्ट रीच कॉलेज ऑन टाइम, और एक मैं कहूं यू शुड रीच कॉलेज ऑन टाइम, तो यहां अगर यह है कि आपको मस्ट का सेंस है तो आपको कॉलेज जाना ही जाना है, कोई आपको इसमें लीनियंसी नहीं बरती जाएगी, आप लीनियंट नहीं रह सकते। शुड है एक एडवाइस है, आपकी नैतिकता के ऊपर या आपको कोई काम करना चाहिए, होना चाहिए, उसके ऊपर आपको एडवाइस करी गई है। पर यहां मस्ट है वो 100% वाला मामला है कि कोई चीज करना ही करना है। यू मस्ट प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट, और मैं कहूं यू शुड प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट, यहां मस्ट है वो तो बहुत जरूरी है। एक बगीचा है, उसमें पौधे लगे हैं, सरकार ने बाहर कुछ लिख रखा है, चिपका रखा है कि आपको इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो यहां इस सेंस में 100% वाली बात है, और यहां शुड है वो एडवाइस का भाव है। अब एक चीज समझिएगा, जैसे मैंने कहा कि मस्ट है वो नेसेसिटी की बात करता है, आवश्यक है कोई चीज उसकी बात करता है। कई बार अपन कुछ एग्जाम में एरर्स करते हैं। क्यों एरर करते हैं कि कई बार अपने पास हो सकता है एग्जाम में मस्ट वाले से चीजों के लिए हैव टू का यूज भी अब बहुत बारी देखने को मिलता है। जैसे मस्ट है, आप कह सकते हैं कि यू मस्ट वेयर हेलमेट,
यहां मस्ट का क्या सेंस है कि हेलमेट आपको पहनना ही होगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू वेयर हेलमेट, मतलब आपको हेलमेट पहनना पड़ता है। आपके ऊपर सरकार, पूरा सिस्टम है, तंत्र है, उसका एक तरह से ऐसा सिस्टम बना हुआ है, नहीं पहनोगे तो चालान काटेगा, तो पहनना पड़ता है। यू नीड टू वेयर हेलमेट, ये आपका एक प्रैक्टिकल रीजन दे रहा है कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए, वरना आप पे कोई एक्सीडेंट हो जाए, लग भी सकती है। तो कई बार आवश्यकता के सेंस के अंदर अपन क्या करते हैं, मस्ट के साथ हैव टू और नीड टू का प्रयोग भी करते हैं। अगर मस्ट है, मस्ट के साथ अगर हैव टू, बहुत कम केसेस में मस्ट के साथ हैव टू और नीड का ऑप्शन दिखे आपको, पर जहां मस्ट नहीं दिया है और आवश्यकता वाला सेंस क्रिएट हो रहा है, तो वहां आप हैव टू और नीड से भी चीजों को कर सकते हैं। नीड है ये यहां मॉडल के रूप में नहीं होगा, पर नीड ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा। तो यहां मस्ट है, कोई चीज करनी ही करनी होगी, उस चीज का आपको सेंस देने की कोशिश कर रहा है। हैव टू है ये वेयर हेलमेट, मतलब कोई चीज आपको करनी पड़ती है, इस चीज का बता रहा है। मस्ट का कोई पास्ट टेंस नहीं है, मैंने ये कहा, ये समझने वाली बात है। मस्ट को आप पास्ट में यूज नहीं करते, तो उस जगह पे आप क्या कर सकते हैं, मस्ट का यूज, मस्ट को दिखाने के लिए हैड टू का यूज कर सकते हैं। हैड टू है, वहां आ जाता है, मस्ट को एक तरह से, मस्ट का ही एक तरह से सिनोनिम की तरह दिखता है। पास्ट में अगर मस्ट को अपन यूज कर, पास्ट फॉर्म कोई मस्ट की है नहीं, तो पास्ट फॉर्म नहीं है, तो हैड टू है, वो मस्ट वाला काम करता हुआ आपको दिखता है। लॉजिकल डिडक्शन में भी मस्ट का विजिट यूज है, वो किया जाता है। जैसे लॉजिकल डिडक्शन का पीछे एग्जाम में एक सवाल आया था कि मैं कहूं कि उसने घर बहुत अच्छा बना रखा है, ही मस्ट बी हैविंग ए गुड फॉर्च्यून। घर अच्छा बना रखा है, इसका मतलब पैसे भी अच्छे खासे हैं, इसका मतलब बढ़िया किस्मत वाला, अच्छा कायदा कानून से आदमी रह रहा है, बढ़िया पैसे कमा रखे हैं। तो ये लॉजिकल डिडक्शन है। मैं कहूं कि घर की लाइट जल रही है, समवन मस्ट बी इनसाइड, कोई ना कोई अंदर होगा, लाइट जल रही है, तो ये लॉजिकल डिडक्शन है मस्ट के सेंस में, इसका भी यूज किया जाता है। देयर मस्ट बी सम मिस्टेक, मैं कहूं, कोई आपसे ये कहे कि कोई ना कोई गलती हुई है, कोई दो चीजों को जोड़ के अगर कोई चीज पूछने की कोशिश करे कि मैंने कोई असाइनमेंट बनाया था, मगर उसमें नंबर्स मेरे 2 ही आए, तो जवाब क्या मिलेगा, देयर मस्ट बी सम मिस्टेक। यानी कि लॉजिकल बात है, कोई चीज गलत हुई है तभी तो उसमें मिस्टेक आपको नजर आ रही है। यू मस्ट विजिट द डॉक्टर, कोई आपसे कहे कि आपको डॉक्टर को विजिट करना ही करना है, या तो आप टर्मिनली इल हैं, या आपकी बीमारी है वो असाध्य, एक तरह से इनकॉरिजेबल डिजीज की तरफ बढ़ रही है, इसलिए कहा जा रहा है लॉजिकल रूप में कि आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना चाहिए, जाना ही पड़ेगा। मस्ट है वो जब मस्ट नॉट का यूज किया जाता है, मस्ट के साथ नॉट लगाते हैं, तो प्रोहिबिशन दिखाता है, वो मनाही दिखाता है, और वो मनाही भी आवश्यकता ही नजर आती है। कैसे, यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, तुम्हें यहां स्मोक नहीं करनी चाहिए, 100% ही नहीं करनी चाहिए इस जगह पे। तो ये भी जो मैंने कहा, पॉजिटिव आवश्यकता में भी दिखती है, नेसेसिटी दिखती है, और नेगेटिव नेसेसिटी भी दिखती है, दोनों ही दिखती है। यू मस्ट नॉट टॉक ड्यूरिंग एग्जाम, आपको परीक्षा के दौरान बोलना नहीं चाहिए, तो 100% ही चीज है, तो ये नेगेटिव सेंस में भी नेसेसिटी, पॉजिटिव सेंस में भी नेसेसिटी। इनएविटेबिलिटी, कोई चीज अवश्यंभावी है, जो घटित होगी ही होगी, होनी ही होनी है, तो उसके लिए भी आप मस्ट यूज करते हैं। कैसे, वी ऑल मस्ट डाई, हमें सबको मरना वाली बात है। ऑल गुड थिंग मस्ट कम टू एंड, कोई भी अच्छी चीज है वो अंत की तरफ एक तरह से बढ़ती हुई दिखती है, अपन को कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो इनएविटेबल है, जिसे टाला नहीं जा सकता, जो होनी ही होनी है, वहां आप मस्ट का यूज करते हैं। एक मस्ट का फिक्स यूज भी है, जैसे आप बहुत बारी यूज लेते हैं अपन कम्युनिकेशन कॉन्वर्सेशन के अंदर, यू मस्ट बी किडिंग। जैसे कोई आपसे कहे कि आई हैव मेट शेक्सपियर रिसेंटली, कोई आपसे कहे तो आपको यू मस्ट बी किडिंग, कैसे पॉसिबल है, शेक्सपियर तो अब रिसेंटली आप कैसे मिल सकते हो, शेक्सपियर को तो मरे ही बहुत टाइम हो गया है।
तो एक तरह से यू मस्ट बी किडिंग, यू मस्ट बी जोकिंग, इस सेंस में फिक्स तरीके से मस्ट का यूज आपको देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, अगला जो मॉडल है वो है यूज टू। अब ये यूज टू है, ये पास्ट का जो कोई आदतन चीज थी जो अब डिसकंटिन्यू हो गई है, पास्ट में तो थी वो मगर अब आपकी आदत नहीं है, उस सेंस में यूज लिया जाता है। और ये यूज टू है सेमी मॉडल है। सेमी मॉडल क्यों है? साफ साफ नजर आ रहा है मॉडल वर्ब अपने साथ कभी टू का यूज नहीं करती है। यहां आपको ये यूज है, ये टू का यूज करता हुआ नजर आ रहा है, तो यहां ये सेमी मॉडल है। अब कैसे यूज होगा इसमें? आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था। पास्ट की कोई कॉन्टिन्यूटी, पास्ट की कोई चीज थी आपकी जो अब डिसकंटिन्यू हो गई है, पास्ट की हैबिट अब है नहीं, तो वहां यूज टू काम में लेते हैं। अब जैसे अपन ने पीछे देखा था, इसी यूज टू को अपन इसी पास्ट की कोई कैरेक्टरिस्टिक हैबिट को देखने के लिए अपन वुड का भी यूज कर रहे थे, प्रेजेंट की कोई आदतन चीजों के लिए विल का यूज कर रहे थे। अब इस वुड और यूज टू में क्या फर्क है? आई यूज टू प्ले क्रिकेट, एक तो मैं ये कहूं when I was a child, I would play cricket. मैं जब बच्चा था तब क्रिकेट खेला करता था, मगर अब ये नहीं पता वो बच्चा था तब तो खेला करता था, अब वो खेलता है या नहीं खेलता, इसका अपन को वो कंटिन्यूटी अभी जारी है या नहीं जारी है ये पता नहीं है। तो वुड इस तरह की अपन को एक पास्ट की आदत बताता है। यूज टू है वो ऐसी आदत है कि कोई चीज आप करते थे मगर अब है वो आप वो नहीं कर रहे हैं, वो आदत आपकी डिसकंटिन्यू हो गई। तो पुरानी आदत के लिए यूज टू का यूज अपन देख रहे हैं। आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली। अब यहां परीक्षा में कई बार समस्या आती है यूज टू का, जब आप, एक तो होती है पास्ट की आदत, एक होती है आदत। तो सवाल कई बारी यूज टू का आपकी आदत के सेंस में भी पूछा जाता है, जो प्रेजेंट का भाव दिखाती है, उसमें यूज टू आपका मॉडल की तरह काम में नहीं आएगा। देखिएगा कैसे, मैं एक सेंटेंस लिखूं, आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली। जब आपको, मैंने कहा मॉडल है, यहां आपको मॉडल खुद ही ऑक्सिलरी की तरह काम करता नजर आ रहा है। यहां आपको आई के साथ एम नजर आ रहा है पहले तो। और सेंटेंस के अंदर अपन ने बात करी थी, किसी भी सेंटेंस में कितने भी ऑक्सिलरी दिखे, 4 ऑक्सिलरी आपको दिखे, उसके बाद मेन वर्ब दिखे आपको, जैसे अपन ने पढ़ा था You must have been, you must have been। यहां मैंने कहा था जो सब्जेक्ट के बाद पहली चीज आपको दिखे वो आपको मॉडल दिखेगी। यहां आप देख रहे हैं कोई चीज आपको इस आई के बाद दिख रही है, वो मॉडल नहीं नजर आ रही है, एम नजर आ रहा है। बी की एक फॉर्म, एक ऑक्सिलरी वर्ब, यहां बी की एक फॉर्म नजर आ रही है, बी वर्ब का हिस्सा, बी ऑक्सिलरी का हिस्सा नजर आ रहा है एम। तो यहां मॉडल नहीं है यूज टू। फिर ये आई एम यूज टू, मतलब मैं यूज टू हूं, मैं आदी हूं किसी चीज का, ये यहां यूज टू ये बता रहा है। वो पुरानी पास्ट की आदत बता रहा था, ये आदी है बता रहा, गेटिंग अप अर्ली, सुबह उठने का। आई एम यूज टू ड्राइविंग अर्ली, यहां एम आया है तो यहां यूज टू ड्राइविंग डेली का मतलब मुझे आदत है। इस सेंस में आप यूज टू को मॉडल की तरह कंसीडर ना करें, एग्जाम में यह ध्यान रखें, क्योंकि मॉडल है वो आपको एम वगैरह के साथ यहां नहीं दिखेगा। मॉडल आएगा तो पहले आएगा, बाकी चीजें ऑक्सिलरी बाद में दिखेंगी। तो ये एक यहां इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात है इस सेंटेंस के अंदर। आगे अपन जो बात कर रहे हैं मॉडल की दूसरे की, उसका नाम है नीड। नीड है, ये भी एक सेमी मॉडल है। कई बारी ये मेन वर्ब की तरह अपन को दिख रहा है। मेन वर्ब की तरह दिखेगा तो क्या नजर आएगा? नीड यहां तो आवश्यकता की बात कर रहा है, सॉरी एज ए मॉडल आवश्यकता की बात कर रहा है, मगर जब ये मेन वर्ब में दिखेगा तो ये वांट की तरह नजर आएगा। वांट यानी चाहने के सेंस में बात करेगा। और यहां ये डिफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि मॉडल की खास बात है डिफेक्टिव होते हैं, अपने साथ ये SEIS लेते नजर नहीं आते। यहां वांट है, ही वांट्स आ जाएगा, ही नीड्स आ जाएगा मेन वर्ब की तरह। तो यहां मॉडल नीड है, जब SEIS, डू, डज, डज नॉट,
ये लेता हुआ नजर आए तो मॉडल की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, इस चीज का ध्यान रखना है। मॉडल की तरह बिहेव कब करता दिखेगा ये अपन देखते हैं। जैसे ही नीड्स टू गो नाउ, मॉडल है, इसके साथ एस या एस नहीं आता है क्योंकि ये डिफेक्टिव है, तो इसलिए ये मॉडल नहीं है। ही डजंट नीड टू गो, यहां भी मॉडल के साथ डज नॉट, डू नॉट नहीं आता है, ये भी मॉडल नहीं है। तो नीड में मॉडल क्या दिखेगा, अपन को मॉडल देखते हैं। नीड आई से मोर, क्या मुझे कुछ और, मुझे कहने की कुछ आवश्यकता है। ही नीड नॉट कम, उसे आने की जरूरत या आवश्यकता नहीं है। नीड का यूज है वो ज्यादातर आपको इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में ही देखने को मिलेगा, मगर कई बार कुछ एक अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं वहां भी आपको मॉडल नजर आ सकता है। उनमें आपको एस या एस नहीं दिखेगा मॉडल के साथ, और डू नॉट, डज नॉट नहीं दिखेगा, वो बेस फॉर्म ही अपने साथ लेता हुआ नजर आएगा, तो उन्हें भी मॉडल, उन्हें भी नीड को मॉडल समझा जाता है। ज्यादातर तौर पे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को ही नीड के सेंस में मॉडल माना जाता है। अब जैसे मैं कहूं आई नीड हार्डली टेक हिज टाइम, हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम है, ये भी नेगेटिव सेंस ही देते नजर आते हैं नीड के साथ, तो ये भी एक मॉडल की कैटेगरी का ही एक हिस्सा नजर आएगा। आई नीड हार्डली टेक हिज टाइम, आई नीड स्केर्सली, मतलब ना के बराबर, ये नॉट को, नेगेटिविटी को ही बता रहे हैं यहां। अफर्मेटिव सेंस में मॉडल कैसे दिखता है, यू नीड ओनली आस्क, तुम्हें पूछने की आवश्यकता है। यहां मॉडल के साथ भी कोई आपको ही नीड ओनली आस्क भी आ जाए तो कोई एस या एस नहीं दिखना, तो अफर्मेटिव सेंस में भी आपको मॉडल कई बार नजर आ जाता है। यू नीड बट पेपर्स, यू नीड बट प्रेस दिस बटन टू स्टार्ट, तुम्हें बस सिर्फ ये बटन दबाने की आवश्यकता है स्टार्ट करने के लिए, ये भी यहां मॉडल के सेंस में ही आपको दिख रहा है। अब जो अपन ने पूरी क्लास में बात करी है, इसका अपन अगला एक लेक्चर इसके जो पुराने पास्ट पेपर्स क्वेश्चन हैं उन PYQs से समझने की कोशिश करेंगे। इन मॉडल को मैंने 0 से एडवांस लेवल तक पकड़ने की कोशिश करी है। तो शुरू में अपन ने समझने की कोशिश करी थी कि क्या क्या चीजें मॉडल को मॉडल बनाती हैं। ऑक्सिलियरी मॉडल होता है, फाइनाइट सेंस होता है, मॉडल सेकेंडरी ऑक्सिलियरी है, मॉडल के पास क्या है, डिफेक्टिव वर्ब है। इन सब की चर्चा करने के बाद, जैसे मैंने कहा, मॉडल की जमीन तैयार करने के बाद अपन जो मेन मुद्दे की बात, एक्सरसाइजेस थी, उनसे समझने की कोशिश करिए। इस लेक्चर को सुनिएगा, कोशिश करिएगा परीक्षा के हिसाब से तसल्ली से बैठ के इसकी उधेड़ बुन करने की। आगे की क्लास में मिलते रहेंगे। शुक्रिया।